नमस्कार दोस्तों, हमारे इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्लेटफ़ॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ और मैं नेहा वर्मा आपके सपनों में चाँद लगाने के लिए हाज़िर हूँ। आज की हमारी क्लास किस चीज़ की है? तो आज की हमारी क्लास जो है वो फ़िज़िक्स की है ना, फ़िज़िक्स की जैसा भी कि आपको थंबनेल लगा हुआ यहाँ पर दिखा होगा। आज हमारे पास में फ़िज़िक्स की क्लास है, ठीक है? और रेलवे एग्ज़ाम या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अगर फ़िज़िक्स आती है तो आप यहाँ से फ़िज़िक्स पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने क्या-क्या लिया है। तो इसमें 100% क्वेश्चंस हो जाएँगे जो कि मैं प्रैक्टिस करूँगी और इसमें सिर्फ़ क्वेश्चन ही क्वेश्चन नहीं होंगे, है ना। कंप्लीट थ्योरी है, जितना भी हमारे पास में इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे। और एग्जाम को फोकस करके भाई कुछ भी नहीं कराया गया है जो हमारे पास में एग्जाम में आता है रियल एग्जाम में, है ना। हाल ही में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, उसी को टारगेट करके उसमें जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे पास में उन क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कवर किया है और बूस्टर स्कोर हो जाएगी। इसके बाद में आपका स्कोर कंप्लीटली बढ़ने वाला है, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये हमने थोड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख लीजिए। मैंने मतलब अगर तुम एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हो और फिजिक्स आपको टफ लगती है तो फिर ये फिजिक्स का हमारे पास में वन शॉट सॉल्यूशन होगा, आप इसको कंप्लीटली कर सकते हो। इसमें मैंने 100% पीवाईक्यूज जो हैं कवर कर रखे हैं और हर पीवाईक्यूज को सिर्फ मैंने टिक लगाने वाला नहीं किया है, बल्कि आपको हर ऑप्शन का डिटेल एनालिसिस, उससे रिलेटेड कितने भी पॉइंट बनते हैं मैंने सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं ना। उससे रिलेटेड जितना भी हमारे पास में पॉइंट बनते हैं ना और उसका जो भी मीनिंग होता है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं, सारी एप्लीकेशन आपको बताए हैं ताकि कुछ भी एग्जाम में हमारे छूटने ना पाए, ठीक है। इसके बाद में आपका जो है फिजिक्स का क्वेश्चन तो भाई नहीं गलत होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है भाई, आपको लगता होगा कि हो सकता है इसके अंदर कुछ हो या ना हो, तो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि 15 मिनट रुक जाइए इस वीडियो में और 15 मिनट आप देख लीजिए, फिर उसके बाद में स्किप करके इस वीडियो को आप जा सकते हो अगर आपको अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि इसमें भाई बकवास है सारी के सारी चीज़ें। बट मैं बता देती हूँ आपको कि मैंने क्या किया है इसमें। मैंने इसमें जो है भाई बीच-बीच में, है ना, बीच-बीच में मैंने इसमें ट्रिक्स इंक्लूड की हैं कि आपको कैसे याद करना है, सारी चीज़ों को याद में कराकर आपको छोड़ूँगी इसमें, ठीक है ना। सारी चीज़ों की मैंने ट्रिक्स भी इसमें इंक्लूड कर ली है। बीच-बीच में आपको टेस्ट भी लगाने हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछूँगी कि हाँ, मैंने अभी पढ़ाया था तो चलो ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो। तो इस तरीके का मैंने इसका पैटर्न कुछ डिज़ाइन किया है। और लास्ट में आपको क्या मिलने वाला है भाई, लास्ट में आपको जो है लास्ट में आप जो है टेस्ट, है ना, लास्ट में आपको टेस्ट भी देना है कि आपको कितना याद हुआ है कि नहीं याद हुआ। बाकी ये सारे चैप्टर हो जाएंगे जो कि मैंने इसमें कवर कर रखे हैं, ठीक है। और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसमें बताया है। तो चलिए हम यहाँ पर, हमारे पास में आ जाता है पहला क्वेश्चन, है ना। और बाकी मैंने जैसा बताया है ना कि अगर आपको वीडियो छोड़कर जाने का मन करता है तो प्लीज़ 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 15 मिनट, है ना, 15 मिनट हमारी माता रानी के लिए आप अपने बेकार कर दीजिए प्लीज़, है ना। और थोड़े से देख लीजिए कि लेक्चर में सच में कुछ है या फिर मैं बकवास कर रही हूँ, है ना। अगर आपको लगता है तो फिर आप उसके बाद में स्किप करके जा सकते हो, बट प्लीज़ 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 15 मिनट, है ना। 15 मिनट आप मुझे दीजिए, देखिए आपको कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं होता है ना। हर जगह का हमें चीज़ों का मज़ा लेना चाहिए, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, प्रकाश वर्ष, है ना। प्रकाश वर्ष क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई हो जाएगी। तो मुझे पता है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन मैंने इजी भी इसमें इंक्लूड करे हैं और कुछ क्वेश्चन आपको टफ भी देखने को यहाँ पर मिलेगा। इसमें क्या हो जाएगा कि दूरी, भाई हमने बता दिया प्रकाश वर्ष किसका हो जाएगा, दूरी का मात्रक आपसे पूछा जाता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, है ना। तो सबसे बड़ा मात्रक हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो सबसे बड़ा मात्रक हमारे पास में दूरी का क्या हो जाएगा, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक हो जाएगा पारसेक। आप ध्यान रखोगे ये चीज़, ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। मैं आपसे पूछूंगी आगे, है ना, कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा हो जाता है, पार्श्विक हो जाता है, ठीक है। और बाकी अगर मैं और मात्रक यहाँ पे रिवीजन कराना चाहूँ आपको तो चलिए भाई कुछ मात्रक हमारे पास में फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि आवृत्ति का मात्रक होता है, आवृत्ति का मात्रक आप चलिए मुझे बता दीजिए, है ना, आवृत्ति का मात्रक बता दीजिए। और दूसरा हमारे पास में क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक बता दीजिए, लेंस की क्षमता का मात्रक आप मुझे बता दीजिए। और नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, लेंस हमारे पास में, रुक सो थोड़ा सा, लेंस की क्षमता का मात्रक हो जाएगा ज्योति की तीव्रता, है ना। ज्योति तीव्रता का मात्रक बता दीजिए फटाक से, ज्योति तीव्रता का मात्रक बता दीजिए, है ना। तो चलिए बताइए, ज्योति तीव्रता का मात्रक हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक तो बेटा हमारे पास में कैंडला हो जाता है, तो कैंडला हमारे पास में इसका मात्रक आ जाएगा, आप याद रखोगे। और लेंस की क्षमता का हमारे पास में डायफुटर हो जाता है और आवृत्ति का आप जानते हैं हर्ट्ज हो जाता है। ओके 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 ओके, इस तरीके से मैं थोड़े थोड़े पॉइंट लेकर आपको बताती रहूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में एक अश्व शक्ति कितने वॉट का होता है, तो एक अश्व शक्ति हमारे पास में 746 वॉट का होता है, आपको शायद पता भी होना चाहिए। अश्व शक्ति किसका मात्रक होता है, तो बेटा ये हमारे पास में किसका मात्रक होता है,
है ना। ये जो वॉट होता है, वॉट किसका मात्रक होता है, ये हमारे पास में पावर का मात्रक होता है। पावर का मतलब क्या हो जाएगा, है ना, शक्ति, शक्ति जिसको हम बोलते हैं, उसी का मात्रक होता है हमारे पास में। और अगर हम बात करें कि जो हमारे पास में घरों में बिजली लगी होती है, जिसको हम यूनिट बोलते हैं, उसको किस में मापते हैं, उसको हम लोग किस में मापते हैं, तो वो हमारे पास में किलो वॉट घंटा हो जाता है। 1 किलो वॉट घंटा में हमारे पास में कितने जूल होते हैं, तो अगर वो हमसे पूछ लिया जाए तो कितना होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं। याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा। यस, चलो, ये आप ध्यान रखोगे। बाकी आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में, कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक आप जानते हो क्या होता है हमारे पास में। कार्य का मात्रक भी हमारे पास में जूल होता है। जूल और किसका होता है हमारे पास में, ऊर्जा का मात्रक भी हमारे पास में जूल होता है। तो किसी प्रकार की ऊर्जा हो जाए या कार्य हो जाए, उसका मात्रक जूल होता है। बाकी बल का मात्रक हमारे पास में क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। और बल का ही मात्रक डाइन किस में होता है, तो CGS पद्धति में हो जाता है। बाकी इसमें क्या होता है, तो न्यूटन हमारे पास में MKS पद्धति में हो जाता है। आपसे किसी में भी पूछ सकता है, बाकी मैंने बता ही दिया है ना। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन क्या आ जाता है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना। अभी मैंने स्लाइड ऐड की है नीचे, है ना, जहाँ पर आपको मैं सारे मात्रक दिखा दूंगी, ठीक है। यहाँ पर तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, नीचे आएगी आपकी, है ना, सारी स्लाइड नहीं आएगी तो मैं लिखवा दूंगी अभी भी आपको। वरना फिर आप चाहो तो लिख भी सकते हो। चलो थोड़ा सा काम कर ही लेते हैं यहाँ पर। लिख लीजिए आप, लिख लीजिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। क्या हमने बताया, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है जो भैया पूछे जाते हैं आपको, है ना। बिल्कुल इजी वाले मुझे नहीं बताने, क्योंकि मुझे पता है वो आपको आते होंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, आप ये बता दीजिए, ठीक है। और धारिता का मात्रक का क्या होता है, ये आप मुझे बता दीजिए फटाफट। और क्या बताना है आपको, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, आप मुझे ये बता दीजिए। चलिए चलिए बताइए, प्रेरकत्व का मात्रक हमारे पास में क्या हो जाएगा, क्या होता है, हेनरी होता है। हेनरी हो जाएगा मेरे पास में प्रेरकत्व का मात्रक। धारिता का मात्रक हमारे पास में क्या होता है, तो फैराडे होता है। फैराडे हमारे पास में धारिता का मात्रक होता है। बाकी चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर होता है, वेबर होता है। याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको ये चीज़ बतानी है, तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना। तो रॉकेट किस पे काम करता है हमारे पास में, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बेटा रॉकेट क्या हो जाएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। आखिर ये निकल कर कहाँ से आया हमारे पास में, संवेग संरक्षण क्या होता है, तो संवेग बराबर क्या होता है, M × V होता है ना। तो M1V1 वाला हो जाएगा M2V2। चलो ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन ये आया कहाँ से, मुझे तो वो चीज़ जाननी है भाई। तो चलिए आ जाइए भाई, हमारे न्यूटन महाराज, है ना। न्यूटन महाराज जो हमारे पास में थे, तो उन्होंने कितने नियम दिए, तो उन्होंने हमारे पास में 3 इक्वेशन दी थी, है ना। 3 नियम दिए थे हमारे पास में। फर्स्ट वाला हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा, गति के नियम याद है, याद है। चलो तो तीसरा वाला हो जाएगा आपके पास में। तो यहाँ पर हमारे पास में इनके तीनों नियम आ जाते हैं। तो भाई जो तीसरा वाला हो जाएगा, है ना, तीसरा वाला, इसी को हम बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण के नियम पर कौन सा काम करता है, तो ये हमारे पास में तीसरा वाला नियम काम करता है, ठीक है। और क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी किसको बोलते हैं, तीसरे नियम को बोलते हैं। बाकी पहला वाला क्या हो जाएगा, जड़त्व का नियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जड़त्व का नियम। अच्छा, जड़त्व के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस कम पड़ जाती है इसलिए मैं लिख नहीं पाती हूँ ना। जड़त्व का नियम सबसे पहले हमारे पास में किसने बताया था, तो इसको गैलीलियो ने बताया था। किसने बताया था, गैलीलियो ने बताया था। बाकी इसकी इक्वेशन किसने दी है, वो न्यूटन ने दी है। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, इसमें तो जड़त्व का नियम हो जाएगा, इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। और ये वाला क्या हो जाएगा, F = M × A हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास में आ जाएगा। बाकी इसके मैं एप्लीकेशन आपको आगे बताती रहूँगी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ही हमारे पास में क्या होता है, संवेग संरक्षण का नियम काम करता है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। चलो 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 नेक्स्ट। अब देखो मैंने यहाँ पर बताया था ना कि मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी भाई। अगर मैं इसको लिखती हूँ तो काफ़ी मुझे टाइम लग जाएगा, लेकिन आप यकीन मानिए कि मैं इसको लास्ट तक आपको याद तो करा ही दूंगी, है ना, याद तो करा ही दूंगी। इसमें क्या हो जाएगा भाई, जड़त्व का नियम आपको पता होगा, बचपन में आपने पढ़ रखा था भाई। क्या होता है हमारे पास में, तो जड़त्व, जड़त्व के बारे में मैंने एक चीज़ बताया कि जड़त्व के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो हमारे पास में गैलीलियो ने बताया था। गैलीलियो ने बताया था, गैलीलियो ने बताया था। लेकिन इसकी इक्वेशन किसने दी है, इक्वेशन किसने दी है, और गति के समीकरण में किसने अपने अपने प्रयोगों में शामिल किया है, वो हमारे पास में न्यूटन ने। तो अगर आपसे ये चीज़ पूछ लिया जाए तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो जड़त्व होता है वो क्या होता है, जड़त्व का मतलब वही वाला नियम हो जाएगा, है ना, वही वाला नियम हो जाएगा। कौन सा, कि जब कोई वस्तु हमारे पास में किस में हो, जब कोई वस्तु हमारे पास में विराम में होती है, विराम में होती है, तो वो किस में रहना चाहती है, विराम में ही रहना चाहती है। जब कोई गति की अवस्था में
होती है तो हमारे पास में वो कंटिन्यू गति की अवस्था में ही रहनी चाहिए, ठीक है। जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक उसमें परिवर्तन नहीं होता। वही क्या कहलाता है हमारे पास में जड़त्व का नियम कहलाता है, ठीक है। तो अब इसके कुछ दैनिक जीवन में उपयोग भी होंगे, यस या नो? दैनिक जीवन में उपयोग होंगे कि हाँ भाई, जड़त्व के नियम पर आधारित कौन कौन सी हमारे पास में घटनाएं होती हैं दैनिक जीवन में, तो वही घटनाएं हमने यहाँ पर थोड़ी सी लिख ली है ना। दैनिक जीवन में इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, तो अगर आपने कभी पर है ना बस में बैठे हैं, कभी बस में बैठे हैं, तो ये चीज़ें वैसे हमने हाई स्कूल में पढ़ रखी है, लेकिन हमें याद नहीं आती वहाँ पर। यकीन करिए, खुद सोचिए, वहाँ पर जब हमसे पूछा जाता है कि बस में हम बैठते हैं और आगे की ओर झुक जाते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं, तो आपसे ये पूछा जाता है कि हमने ये न्यूटन के किस गति के समीकरण में पढ़ा या किस नियम के अंतर्गत आता है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पहले में पढ़ा था, दूसरे में पढ़ा था, तीसरे में पढ़ा था। तो भाई उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मकसद से ही मैंने ये लेक्चर बनाया। लास्ट टाइम तक आपको मैं यहाँ पर सारे कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूँगी कि भाई तुमने किसमें कौन सी चीज़ पढ़ रखी। इसी तरीके से मैं प्रकाश वाले चैप्टर में है ना कि कौन सी घटना हमारे पास में प्रकाश प्रकीर्णन से होती है, कौन सी परावर्तन से, कौन सी अपवर्तन से, सारी की सारी चीज़ें है ना। इसलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, है ना। ओके, चलिए। तो हमारे पास में पहले क्या आ जाता है, बस चलने पर पीछे की ओर क्यों झुक जाते हैं भाई। तो बस चलने के पर पीछे की ओर क्यों झुक जाते हैं, तो आप जानते हैं जब हमारे पास में बस चल रही होती है भाई, ये हमारे पास में प्यारी सी बस हो जाएगी, है ना, प्यारी सी बस हो जाएगी, आप यहाँ पर बैठे हुए हो। प्रॉब्लम क्या होती है कि बस हमारे पास में चल रही होती है, जब हमारे पास में बस चलती है तो आपके पैर भी क्या हो जाते हैं, गति की अवस्था में आ जाते हैं। अगर ये बस हमारे पास में क्या हो जाते हैं, गति की अवस्था में आ जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, जब बस हमारे पास में अचानक से रुकती है तो भाई आपके पैर तो रुक जाते हैं, है ना, पैर तो रुक जाते हैं, लेकिन आपका ऊपर का शरीर नहीं समझ पाता है, इसलिए ये आगे की ओर क्या हो जाता है, तुरंत ही झुक जाता है। अगर हमारे पास में बस जो है, हाँ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम चलती बस है ना, चल रही थी बस, चलती बस है और उसमें अगर हम झुकते हैं तो कहाँ पे झुकेंगे हम भैया, हम कहाँ पे झुकेंगे। तो चूंकि ये बस हमारे पास में क्या हो रही थी, चल रही थी, है ना, बस चल रही थी, हमारे पैर भी चल रहे थे, फिर उसके बाद में हम अचानक से हमारी बस क्या हो जाती है, रुक जाती है। अगर अचानक से रुक जाती है तो ये पैर तो समझ जाते, बट ये नहीं समझता, ये चलता चला जाता है। इसीलिए चलती बस होती है तो हम कहाँ झुकते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। कहाँ झुकते हैं बेटा, आगे की ओर झुक जाते हैं ना, आगे की ओर झुक जाते हैं। दोनों एप्लीकेशन मैंने लिख रखे हैं ना, यहाँ पर आपके पास में ऊपर वाला हो जाएगा, और बाकी जो हमारे पास में यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब हो जाएगा कि हमारे पास में अचानक जब चलने लगती है तो देखो भाई बस हो जाएगी हमारे पास में। अब विराम अवस्था में आप आराम से यहाँ पे बैठे हुए हैं पलथी जमा कर, फिर उसके बाद में ये अचानक से चलती है तो भाई पैरों को तो समझ में आ जाता है क्योंकि ये कांटेक्ट में होते हैं, ये तो चलने लगते हैं, लेकिन शरीर नहीं समझ पाता है, इसलिए ये पीछे ही रह जाता है। इसीलिए हम क्या होते हैं, इसमें पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और बाकी मैं इसका रिविजन कराऊंगी वीडियो के बीच बीच में, है ना। आप चाहो तो भाई इसको अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, यहाँ पर यही चीज़ इसमें लिखी हुई है, इसमें यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास में क्या हो जाएगा, दरी या कंबल की जो छड़ी होती है उसको पीटने से हमारे पास में जो होता है वो धूल क्यों उससे बाहर निकल आती है, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है भाई। दरी या कंबल हो जाएगा, ये कंबल हो जाएगा, इसको जोरों जोरों से हमने इसको पीटना स्टार्ट करा। इसमें जो कड़ फंसे हुए हैं, इस तरीके से कड़ जो फंसे हुए हैं हमारे पास में, अब ये क्या होगा, जब इसको पीटेंगे तो ये कड़ भी क्या आ जाएंगे, गति की अवस्था में आ जाएंगे। अगर गति की अवस्था में आ जाएंगे तो फिर क्या होंगे, ये बाहर निकल जाएंगे। इसी वजह से हम क्या होते हैं, जब छड़ से झाड़ते हैं तो फिर वो चीज़ निकल जाती है, ठीक है। तो यकीन मानिए अगर आपके पेपर एग्जाम में आ जाता है कि दरी से कंबल को झाड़ते हैं या पीटते हैं तो आपके धूल के कण जब बाहर निकलते हैं तो इस घटना के अंतर्गत आता है, तो शायद आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार क्रिया प्रतिक्रिया के अंतर्गत हमने इसको पढ़ा था या जड़त्व के नियम के अंतर्गत पढ़ा था। तो वो सारी कन्फ्यूजन यहाँ पर खत्म होने वाली है। बीच में ऐसी मैंने ट्रिक्स इंक्लूड की है कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। पेड़ की शाखा को हिलाने पर फल क्यों गिरते हैं भाई, ये हमारे पास में पेड़ हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास में फल लगा हुआ है। अब क्या होता है, सारे लोग मतलब स्थिर अवस्था में है, लेकिन हमने इस डाली को हिलाया तो ये गति की अवस्था में आ गया, ये भी गति, लेकिन ये फल नहीं समझ पाता है, तो ये स्थिर अवस्था में ही रहता है, इस वजह से ये टूट जाता है, ठीक है। तो ये भी किस नियम के अंतर्गत आता है, जड़त्व के नियम के अंतर्गत आता है। बाकी आप अपने हिसाब से भी इसको पढ़ सकते हो, मैंने आपको यहाँ पे PDF लगा दी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है, तो भाई हमारे पास में देखो यहाँ पर थोड़ी सी समरी समझ लेते हैं कि जो जड़त्व का नियम आपने पढ़ा, जड़त्व का नियम पढ़ा, इसमें आपको कौन कौन से एप्लीकेशन ध्यान रखने, बस कुछ नहीं, 3 एप्लीकेशन 4 आप याद रखिए, ठीक है। पहला कौन हो जाएगा, जो बस वाले होते हैं, बस के में हमारे पास में आगे झुकते पीछे झुकते, आगे झुकते पीछे झुकते, है ना, आगे एक में झुकते हैं, एक में पीछे झुकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में यही पूछ लिया जाए, कब हम आगे झुकते हैं, कब हम पीछे झुकते हैं। तो जब अचानक से हमारे पास में बस चलेगी, है ना, चलेगी अचानक से चलेगी, तो फिर हम कहाँ
कहाँ झुकेंगे, हम पीछे की ओर झुकेंगे। जब हमारे पास में अचानक से रुकेगी तो हम कहाँ झुकेंगे, आगे की ओर झुकेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी, कंफ्यूज नहीं करना। पता चले वहाँ पर पूछा जाए कुछ और, आप टिक कर रहो कुछ हो ना, तो वैसा नहीं करना। दूसरा, हमारे पास में कंबल को झाड़ने वाला नियम भी हमने इसी में पढ़ रखा है, तो कंबल को झाड़ने वाला भी नियम हमने इसी में पढ़ रखा है, तो कंबल को झाड़ने वाला नियम हो जाएगा, तो कंबल वाला याद रखिए। बाकी पेड़ से फल वाला नियम जो हो जाएगा वो भी हमने इसी में पढ़ रखा है। इतने पॉइंट आप याद रखते हो तो बाकी आपका काम हो जाएगा। नो टेंशन, नो चीज़ें, है ना, कन्फ्यूज़न नहीं करना अपने को। भाई एग्ज़ाम में सो करके आना, जो इतना पढ़ेंगे उतना करके आएँगे, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में, न्यूटन का दूसरा नियम क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग संवेग या फिर त्वरण का नियम भी कहा जाता है ना। तो संवेग के संरक्षण, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि संवेग के संरक्षण के नियम पर आधारित कौन सा होता है। भाई तो हम बता दें, न्यूटन का जो हमारे पास में सेकंड होता है और थर्ड होता है, दोनों नियम हमारे पास में न्यूटन के संयोग संरक्षण पर ही आधारित होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और बाकी ऊर्जा के संरक्षण पर कौन सा नियम आधारित होता है, देखो उस ऊर्जा वाले संरक्षण वाले काफ़ी सारे हो सकते हैं, बस आपके पास में इतना याद रखो कि जो बर्नौली की थ्योरम्स हम आगे पढ़ते हैं वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, बाकी 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 चीज़ें मैं संभाल लूँगी, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, सिद्धांत किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को, है ना, तो आप ये सब जानते हैं। बाकी आप फॉर्मूला याद रखिए, F=m×a हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब चलिए हम इसके दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ते हैं कि कैसे होता है। भाई इसमें देखो मेन बात क्या हो जाएगा कि बल हमारे पास में कितना लगेगा, वो m×a पर डिपेंड करेगा। भाई m ज़्यादा होगा तब भी बल ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तब भी बल ज़्यादा हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों पर डिपेंड करेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होगा, किसी एक के भी बढ़ने पर हमारे पास में बल बढ़ेगा, किसी एक के भी घटने पर हमारे पास में बल घटेगा। तो किसी भी तरीके से, या तो फिर अगर हमें बल को कम करना है लगने वाले, तो चाहे द्रव्यमान को कम किया जाए, चाहे एक्सेलरेशन को कम किया जाए, बस उसी नियम और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसके जो दैनिक जीवन में अनुप्रयोग है वो भी बनाए गए होंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या बनाया गया। इसमें लिखा हुआ है फील्डर, यानी कि जब क्रिकेटर गेंद खेलता है हमारे पास में, तो गेंद को कैच करते समय वो अपने हाथों को पीछे खींच लेता है। तो ऐसा क्यों खींचता है, तो अगर आपको मैं थोड़ी सी समझाना चाहूँ, भाई पीछे इसलिए खींच लेता है कि गेंद को हल्के हाथों में उसने पकड़ा, फिर थोड़ा सा पीछे खींच लेता है। इससे क्या होता है, गेंद थोड़ा मंद मंद अवस्था में आ जाता है, मतलब एक्सेलरेशन का मान यहाँ पर थोड़ा सा वो कम कर लेता है। भाई गेंद के मास को तो कम नहीं किया जा सकता, वो तो कांस्टेंट है, गेंद तो वही पकड़नी है, इसी को कम कर सकते हैं। इसीलिए इसी को कम करने के लिए कम कर देंगे तो बल थोड़ा कम लगेगा, इसलिए हमारे हाथों में थोड़ी सी चोट कम लगेगी। तो ये नियम किस पे आधारित हो जाएगा, गेंद को पीछे खींच कर पकड़ने वाला, वो हमारे पास में सेकंड नियम पर आधारित हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में क्या आ जाएगा, कच्चे फर्श पर। अगर आप कच्चे फर्श पर कूदते हो और उसके बजाय अगर आप गद्दे पर कूदते हो, तो गद्दे पर आपको चोट कम लगती है, लेकिन फर्श पर अगर कूद गए भाई तो आपको चोट ज़्यादा लगने वाली है। गद्दे पर हमारे पास में जो है कूदते हैं तो चोट क्यों कम लगती है, भाई कम इसलिए लगती है क्योंकि जब आप गद्दे पर यहाँ पर कूदे तो इस गद्दे की कुछ हमारे पास में हाइट भी होगी, तो जब यहाँ पर आप कूदे तो आपका जो वेग होगा, जो त्वरण होगा, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इस वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर भी लगने वाला बल हमारे पास में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ मुझे तो डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। आपको कुछ भी डायरेक्टली इसमें नहीं याद करना है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि हाँ जो कूदने वाला नियम था गद्दे पर वो किस में आता है, वो हमारे पास में न्यूटन के सेकंड नियम पर आता है। बाकी मैंने ये भी बता दिया कि भाई कैसे, है ना, कैसे, वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप याद रखोगे। बाकी है ना, ऊंची कूद वाले गद्दे, है ना, तो वही सेम हो जाएगा। चलती कार की टक्कर, है ना, अधिक नुकसान पहुंचाती है, तो ये हम जानते हैं। अगर तेज कार से हमारे पास में बहुत तेज चल रही थी, है ना, तेज चल रही थी, उससे हमारे पास में टक्कर होता है तो भाई बहुत तेज़ से चोट लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल हो जाता है। बल क्यों ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा था, मतलब उसकी गति काफ़ी ज़्यादा थी, तो फिर बल जो ज़्यादा लगाएगा तो ये वाला नियम भी किस में आ जाएगा, न्यूटन के दूसरे नियम में हो जाएगा, है ना। बाकी बाकी आप पढ़ सकते हो उसको, है ना, वही चीज़ लिखी हुई है। बाकी हमारे पास में क्या आ जाता है दैनिक जीवन में, है ना, तीसरा वाला, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। इससे तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप स्टार मार्क इसको करके लिख लीजिए। इसी को हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, इसी को हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, इसी को हम लोग संवेग संरक्षण का भी नियम कहते हैं। तो ये चीज़ भी हमारे पास में ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब ये हो जाएगा कि जब कोई वस्तु पर हम फोर्स लगाते हैं, जब कोई वस्तु पर हम बल लगाते हैं, तो वो वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में लगाती है। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे। तो चलिए आइए, है ना, कैसे देखते हैं। जैसे अभी भी हमारे पास में क्वेश्चन पूछा गया था, राकेट प्रक्षेपण वाला जो नियम हो जाएगा वो किस में आता है, वो भैया हमारे पास में क्रिया प्रतिक्रिया। क्यों, क्योंकि भैया हमारे पास में राकेट होती है ना, राकेट होती है, फिर इसमें क्या लिखा है, बहुत से तेजी से गर्म गैसें निकलती हैं, और यही गैसें क्या होती हैं, रॉकेट के ऊपर की ओर बल लगाती हैं और रॉकेट को आगे मतलब ऊपर जाता है।
अब रॉकेट क्या करेगा भाई, रॉकेट को अगर हमने इस तरीके से यहाँ से छोड़ा इस तरीके से रॉकेट, तो ये हमारे पास में गैसों को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, है ना। काफ़ी सारा ईंधन इसमें जलता है तो गैसें बाहर निकलती है। अब यही गैसें क्या होती है, इस रॉकेट पे बल लगाती हैं, इसीलिए ये रॉकेट क्या होता है, ऊपर की ओर हमारे पास में उड़ पाता है। तो इसीलिए इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो भाई आज के बाद नहीं भूलना है कि रॉकेट प्रक्षेपण का नियम किस न्यूटन के गति के नियम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तीसरे नियम के अंतर्गत आता है। बाकी पेड़ से फल गिरने वाला नियम किसके अंतर्गत आता है हमारे पास में, जल्दी से बताइए। पेड़ से फल गिरने वाला नियम किसके अंतर्गत आता है हमारे पास में, पेड़ से फल वाला, वो न्यूटन के फर्स्ट नियम के अंतर्गत आता है। फर्स्ट नियम में ही हमारे पास में कंबल से क्या गिरेगा, कंबल से हमारे पास में धूल के कण गिरने वाला नियम आता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। बाकी बस से आगे पीछे गिरने वाला हिल, है ना, झुकने वाला नियम भी हमारे पास में न्यूटन के फर्स्ट नियम में ही आता है। ठीक है, ओके चलो। इसमें क्या हो जाएगा, नाव से हम लोग किनारे कूदते हैं ना, क्यों किनारे कूदते हैं, तो भाई क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से ही कूदते हैं, क्योंकि हम नाव पर क्या लगाते हैं, पीछे की ओर धक्का लगाते हैं, तो नाव जो होती है हम पर धक्का लगाती है, जिसकी वजह से हम आराम से कूद पाते हैं। इस वजह से हो जाएगा ये नियम। दूसरा कौन सा हो जाएगा, बंदूक की गोली जो होती है हमारे पास में, झटका, है ना, झटका क्यों बताती है भाई, बंदूक से हमारे पास में ये बंदूक हो जाएगी, यहाँ पर इसमें गोली फंसी होती है, जब ये निकलती है तो भाई आगे की ओर काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगा करके, है ना, निकलती है। और तो इसी वजह से इस पे क्या होता है, पीछे की ओर भी एक बल महसूस होगा, तो इसी वजह से जो हमारे पास में बंदूक दागने वाला होता है उसको बल बल हमारे पास में उतना ही बराबर झटका लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इसीलिए बताई गई। तो इसमें भी आ जाएगा झटका वाली बात, जहाँ आएगी वहाँ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आएगा। ठीक है, बाकी आप ये पढ़ सकते हो कि हम ज़मीन पर भी कैसे चल पाते हैं। भाई ज़मीन को हम पीछे की ओर ढकेलते हैं, इसलिए ज़मीन हमें आगे की ओर ढकेलती है, तो हम इस पर चल पाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो ये जहाँ ढकेलने वाला नियम आ जाएगा वो तीसरा नियम ही हो जाएगा। तैरने वाला भी हो जाएगा, हम पानी को पीछे की ओर ढकेलते हैं तो पानी हमें आगे की ओर ढकेलता है। ओके चलो, नेक्स्ट आ जाएगा। तो भाई इस तरीके से आपने ध्यान रखा, आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे समरी बताना चाहूँ तो भैया ये रहा पहला नियम, ये रहा हमारे पास में दूसरा नियम, ये रहा हमारे पास में तीसरा नियम। तो चलो आ जाओ, बताओ जल्दी जल्दी कि तुमने कौन कौन से एप्लीकेशन पढ़े। यहाँ पर रॉकेट वाला नियम, जो रॉकेट वाला हो जाएगा हमारे पास में, वो हमने इसमें पढ़ा, रॉकेट संरक्षण वाला, है ना। और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में, हाँ, नाविक वाला नियम जो हो जाएगा, हम नाव से जैसे कूदते हैं तो वो वाला इसी में हमने पढ़ा। और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, तैरने वाला नियम जो हो जाएगा वो भी हमने इसी में पढ़ा। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ें यहाँ पे पढ़ी। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, पहले नियम जिसमें जड़त्व का नियम है ना, तो अभी भी मैंने इसमें बता भी दिया था कि बस वाले जो आगे पीछे कूदने वाला नियम हो जाएगा वो इसमें हमने पढ़ा। पेड़ से फल गिरने वाला नियम भी हमने इसी में पढ़ रखा है। और दूसरा क्या हो जाएगा, कंबल से धूल गिरने वाला नियम भी हमने इसी में पढ़ रखा है। मज़ा आया, मज़ा आया, याद हुआ, ठीक है। और इससे हमने क्या पढ़ रखा है, तो इसमें हमने पढ़ रखा है, इसमें हमने क्या पढ़ रखा है भाई, जो ये बल वाला है ना, तो F = m/a आप ध्यान रखोगे। बाकी आपको याद आ जाएगा कि भाई इसमें तो एक्सेलरेशन कम करना है, इसमें तो एक्सेलरेशन कम करना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्रिकेट जब हमारे पास में बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, क्रिकेट वाला रूल हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, भाई कूदना है तो गद्दे पर कूदो, वरना चोट बहुत ज़्यादा लगने वाली, क्योंकि इसमें आपका जो वेग होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। और टक्कर वाला नियम पढ़ा कि हाँ, अगर आपकी गति ज़्यादा है तो भाई आपको जो टक्कर होगी तो उसमें चोट ज़्यादा लगने वाली है। तो इस तरीके से मैंने ये सारी एप्लीकेशन पढ़ी, एक-एक करके। यकीन मानो आपके एग्ज़ाम में आती ही आती हैं। जब भी आप कभी टेस्ट दोगे तो आपको वहाँ पर इनसे मुलाकात होगी। बाकी स्टार पॉइंट करके आप इनका बार-बार रिवीजन कर लीजिए, है ना। मेरे हिसाब से तो अब तो रिवीजन भी करने की ज़रूरत नहीं है यार, आपको याद हो गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, पानी का घनत्व तो हमारे पास में किस पर अधिकतम होता है। तो भाई पानी की भी कहानी अलग है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास में होता है, बाकी इधर हमारे पास में हो जाएगा, इधर हो जाएगा। भाई 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व क्या होता है हमारे पास में, अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। बाकी हम जानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या बन जाती है, या बर्फ़ बन जाती है ना, तो बर्फ़ बन जाती है। बाकी ये कहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। तो भाई यहाँ पर क्या होता है, इसका घनत्व ज़्यादा होता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। चलो आ जाओ, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास में, ध्वनि की तीव्रता, है ना। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, आप जानते हैं ध्वनि की तीव्रता, भाई ध्वनि को किस में मापते हैं, हम डेसिबल में मापते हैं। बाकी हर्ट्ज किसका हो जाएगा, आवृत्ति का मात्रक हमारे पास में ये हो जाएगा, कौन सा, हर्ट्ज हो जाएगा। एम्पियर किसका हो जाएगा, करंट का मात्रक हमारे पास में एम्पियर हो जाएगा। बाकी कैंडला किसका हो जाएगा, मुझे बताइए, जल्दी से बताइए, कैंडला किसका हो जाएगा, मैं आपको आगे बता भी चुकी हूँ। चलिए बताइए बताइए बताइए, ज्योति तीव्रता का हो जाएगा, यस या नो, यस या नो, ज्योति तीव्रता का हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है आगे बढ़े, चलो
यहीं पर मुझे एक बार बता दीजिए, मैंने अभी भी पढ़ाया कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा हो जाएगा? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक बताइए कौन सा हो जाएगा? तो वही पारसेक हो जाएगा, पारसेक हो जाएगा हमारे पास में। बाकी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है बेटा? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? वर्ष आने से समय नहीं होता यहाँ पर भाई, प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का ही मात्रक होता है। याद हुआ? याद हुआ? याद हुआ? ठीक है, मज़ा आ रहा है? यस या नो लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए यहाँ पर हमारे पास में, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? भाई अब आपके एप्लीकेशन कौन से आने वाले हैं हमारे पास में? प्रकाश के चैप्टर के आने वाले। जैसे मैंने गति के चैप्टर के एप्लीकेशन उड़ा दिए, वैसे आपके प्रकाश के एप्लीकेशन भी उड़ेंगे कि परावर्तन किस में होता है, घटना कौन सी हो जाएगी, अपवर्तन की घटना किस में होती है, प्रकीर्णन की घटना किस में होती है, हमारे पास में सारी चीज़ें कवर होंगी। ठीक है, एक एक करके बस आप रुक जाइए थोड़ा सा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आप जानते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हो जाएगा। प्रकीर्णन की घटना क्या होती है एक बार जान लीजिए। जब भी हमारे पास में प्रकाश आसमान में आता है, ठीक है ना, वायुमंडल में आता है, तो वायुमंडल के छोटे छोटे कणों से ये टकराता होगा, बिल्कुल टकराता होगा। अब टकराने के बाद में क्या होता है कि भाई जिसकी तरंगदैर्ध्य कम होती है, तो तरंगदैर्ध्य सबसे कम किसकी होती है? सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी होती है हमारे पास में? ध्यान से देखेंगे, सबसे कम तरंगदैर्ध्य होती है और एक हमारे पास में सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी हो जाएगी बेटा? सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी हो जाएगी? बैंगनी रंग की हो जाएगी। तो बैंगनी रंग की सबसे कम तरंगदैर्ध्य होती है और बाकी हमारे पास में क्या हो जाएगा? लाल रंग की सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य होती है। ये चीज़ आप पॉइंट करके लिख लीजिए, है ना, बिल्कुल भूलना नहीं। सबसे कम बैंगनी की, सबसे ज़्यादा हमारे पास में लाल की होती है। और बाकी अब क्या होगा, जब इन कणों से टकराएगा तो भाई जिसकी ज़्यादा तरंगदैर्ध्य होगी वो तो इनको चीड़ फाड़ कर निकल आएगा, लेकिन जिसकी कम होगी वो क्या होता है? तो वो हमारे पास में चारों दिशाओं में फैल जाती है। इसको हम यही क्या बोलते हैं? इस घटना को ही प्रकीर्णन कहा जाता है। तो भाई फैलने वाला कलर कौन है? भाई जिसकी तरंगदैर्ध्य कम हो जाएगी तो फैलने वाला हो जाएगा हमारे पास में, लेकिन जिसकी ज़्यादा हो जाएगी वो कौन सा हो जाएगा? वो लाल। तो लाल रंग निकल आता है और इसका मतलब हो जाएगा बैंगनी रंग फैल जाता है। इसीलिए हमें क्या होता है भाई, आसमान कैसा दिखाई देता है? आसमान नीला दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए हमारे पास में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी क्या होता है? हमारे पास में सूर्य जो होता है वो लाल दिखाई देता है। ठीक है, लाल दिखाई देता है क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा वहाँ से दूरी हो जाती है, तो बैंगनी रंग तो नहीं आ पाता, चूँकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है इसलिए धरती तक पहुँच जाता है, इसलिए हमें लाल रंग ही दिखाई देगा। अब ज़ाहिर-सी बात है जो कलर वहाँ से यहाँ तक आ पाएगा सिर्फ़ हमारी आँखों को वही कलर दिखेगा। यस या नो? हाँ जी। तो यहाँ पर यही दिखाया गया कि प्रकाश का रंग हमारे पास में नीला क्यों होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ओके, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलो। बाकी यहाँ पर मैंने स्लाइड ऐड कर ली है ताकि आपको जो है यहाँ पर चीज़ें मिल पाएँ, है ना। बाकी आप पढ़ सकते हो कि प्रकाश का रंग क्यों नीला दिखाई देता है, मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी हैं। ओके, बाकी आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा बेटा, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है? तो तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी बेटा? लाल रंग की हो जाएगी, लाल रंग की हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? बैंगनी रंग की हो जाएगी, बैंगनी रंग की हो जाएगी। हमने कहा प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो प्रकीर्णन भाई सबसे ज़्यादा उसी का होगा जिसकी तरंगदैर्ध्य कम होगी, तभी तो फैलेगा, है ना। लाल रंग का तो चीर फाड़ कर निकल आता है, तो इसका तो सबसे कम प्रकीर्णन होता है हमारे पास में, और बाकी इसका क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। बाकी मैंने प्रकीर्णन की घटना भी आपको समझा दी है, जो साइंस के बच्चे नहीं थे उनको भी समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना। चलो आगे हमारे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, आपको पूछा जाता है कि भाई आसमान को अगर हम वायुमंडल हटा देते हैं, पृथ्वी से अगर वायुमंडल हट जाता है तो हमें आसमान कैसा दिखाई देगा? हमें आसमान काला दिखाई देगा, क्योंकि जब वायुमंडल ही नहीं होंगे तो छोटे छोटे कण नहीं होंगे। अगर छोटे छोटे कण नहीं होंगे तो ये फिर प्रकाश टकराएगा किससे? जब टकराएगा ही नहीं तो फिर प्रकीर्णन की घटना होगी कैसे? चारों दिशाओं में फैलेगा कैसे, है ना। इस वजह से अगर पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो फिर हमें आकाश कैसा दिखाई देता? काला दिखाई देता। ठीक है, ये चीज़ पूछी जाती है आपसे। चलिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल और नारंगी क्यों दिखाई देता? मैंने आपसे बता दिया था ना कि भाई सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की दूरी क्या हो जाती है? पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो जिस रंग की तरंगदैर्ध्य ज़्यादा है ना, जो ज़्यादा तेज़ी से चलता वही तो आ पाएगा धरती तक। वो जो हमारे पास में धीरे धीरे चल रहा है, जिसकी तरंगदैर्ध्य कम है, वो धरती तक आ ही नहीं पाएगा। तो लाल रंग ही आ पाता है क्योंकि उसी की तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है, इसी वजह से हमें लाल रंग ही दिखाई देता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, बाकी काम हो जाएगा। ओके, बाकी आप अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, पढ़ लीजिए इसको। चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या हो जाएगा कि हमारे पास में जो खतरे के सिग्नल होते हैं वो लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, तो मैंने फिर से बताया सबका रीज़न वही है यार, सबका रीज़न वही कि खतरे के सिग्नल ऐसे क्यों बनाए जाते हैं, रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं। रेड कलर के ही इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वही लाल रंग की तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है, तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है, इस वजह से क्या होता है ये सबको चीरते फाड़ते हुए निकल कर आ सकते हैं मनुष्य की आंखों तक, है ना, ताकि वो दिख जाएं अच्छे से। इस वजह से क्या होता है लाल रंग के ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी ध्यान रखेंगे। धुएं में ताकि दिखाई दे, हाँ मैंने कहा ना सारे सबको चिरते फाड़ते निकल सकते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, कोलाइडी विलेन। भाई कोलाइडी विलेन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए क्योंकि टिंडल इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है हमारे पास में। इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर हो जाएगा भाई ये रहा हमारे पास में टिंडल इफेक्ट के लिए सॉल्यूशन, है ना। कोलाइडी विलेन हो जाएगा जिसमें छोटे छोटे हमारे पास में कण होते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा हमारे पास में, इस प्रकाश को इसमें से गुजारा जाएगा। इस प्रकाश को जब इसमें से गुजारा जाता है तो फिर क्या होता है, छोटे छोटे कणों से टकरा करके कुछ प्रकाश क्या हो जाता होगा, प्रकीर्णित हो जाता होगा, कुछ ही आपस में निकल, मतलब प्रकाश का रास्ता हमें आसानी से दिख जाता है, प्रकाश का रास्ता आसानी से दिख जाता है। इसी को हम लोग टिंडल का इफेक्ट बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं ना। तो ये देखो यही सब लिखा हुआ है, प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो इसको। बाकी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 आ जाएगा हमारे पास में कि गहरे समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है आप जानते हो, गहरा समुद्र हो जाएगा हमारे पास में, भाई बहुत सारा पानी भरा हुआ है, बहुत सारा पानी भरा हुआ है। जब सूर्य की किरण हमारे पास में ऊपर से आएगी इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आएगी इसमें, तो भाई क्या होगा, उसमें सातों कलर होंगे। हाँ जी, फिर इसमें क्या होगा, पानी से जा करके टकराएगा, नीचे जाएगा। अब क्या होगा कि जिसकी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा है वही कलर नीचे तक जा पाएंगे, बाकी सारे कलर क्या हो जाएंगे, यहीं पे प्रकीर्णित हो जाएंगे। तो भाई वो सब कौन सा कलर होता है जो प्रकीर्णित हो जाएगा, वही जिसकी तरंगदैर्ध्य कम है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो बैंगनी हो जाएगा हमारे पास में। तो उसी का प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए बैंगनी या नीला पानी हमें दिखाई देता है। ओके, समझ में आया, चलो। बाकी हमारे पास में यहाँ पर एक चीज़ पूछी जाती है वेरी इंपॉर्टेंट, रैले का नियम क्या होता है। रैले का नियम क्या होता है कि प्रकीर्णन कितना होगा, प्रकीर्णन कितना होगा। तो प्रकीर्णन की जो मात्रा होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/λ की पावर 4 से, यानी कि तरंगदैर्ध्य जितनी ज़्यादा होगी हमारे पास में उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। बाकी तरंगदैर्ध्य जिसकी सबसे कम तो प्रकीर्णन उसका सबसे ज़्यादा, है ना। तो आप मुझे थोड़ा सा रिविजन करके आप मुझे बता दीजिए फाइनली है ना, कि किसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। तो भाई तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हमारे पास में तरंगदैर्ध्य किसकी हो जाएगी और सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी हो जाएगी, चलिए बताइए। सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी तरंगदैर्ध्य, वो लाल रंग की हो जाएगी, और सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी हो जाएगी, बैंगनी रंग की हो जाएगी। तो भाई प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होने वाला है हमारे पास में, बैंगनी रंग का होने वाला है ना। तो बैंगनी रंग का हमारे पास में क्या होगा, बैंगनी रंग का हमारे पास में प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो इसका प्रकीर्णन, लाल रंग का क्या होगा, प्रकीर्णन सबसे कम होने वाला है। क्लियर क्लियर क्लियर, है ना। ये चीज़ अपोजिट है, आप थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये चीज़ थोड़ी सी है ना, हम भूल सकते हैं, हम कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हमारे एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। आप इसको स्टार पॉइंट कर लीजिए और मन में ही याद कर लीजिए। वीडियो के लास्ट तक वैसे भी मैं आपको याद करा के ही जाऊँगी, है ना, याद करा के ही जाऊँगी। बस आप इस पूरे वीडियो को देख लीजिए एक बार, फिर उसके बाद भी देखिए मज़ा आता है कि नहीं आता। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, मानव शरीर का सामान्य तापमान, है ना। बहुत ही अच्छा कंटेंट मैंने इसमें इंक्लूड किया। जैसे जैसे आप क्वेश्चन के साथ में आगे बढ़ते जाओगे आपको और भी ज़्यादा डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके ओके। मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है, तो भाई हमारे पास में 3 पैमाने होता है। एक तो सेल्सियस वाला हो जाएगा, दूसरा फ़ारेनहाइट वाला हो जाएगा, फ़ारेनहाइट वाला हो जाएगा, और तीसरा हमारे पास में केल्विन वाला हो जाता है, तो केल्विन वाला हो जाएगा। अगर इन पैमानों की अगर हम बात करते हैं कि कितना किस पे होता है, तो भाई सेल्सियस पैमाने पर तो कितना हो जाता है हमारे पास में, सेल्सियस पैमाने पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और इस पर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है हमारे पास में। और इस पर कितना होता है, तो भाई इस पर कितना होता है आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। तो इस पर हम बताएंगे, चलिए भाई आप जोड़ लीजिए। 273 होता है कि नहीं होता, 273 होता है हमारे पास में, और ये 37 हो जाएगा। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 7 3 10 हो जाएगा, 10 से 11 310 होता है। तो 310 केल्विन हमारे पास में फ़ारेनहाइट पैमाने पर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपसे कभी पूछेगा सेल्सियस पैमाने पर तापमान बताइए, कभी पूछेगा फ़ारेनहाइट पर बताइए, कभी पूछेगा केल्विन पर बताइए। आप कुछ भी बता सकते हो। बाकी इन फॉर्मूलों के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ कि भाई इसके पैमाने के बारे में बता दीजिए, तो हम जानते हैं सेल्सियस पैमाने पर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के हमारे पास में 100 डिग्री सेल्सियस तक पैमाने होते हैं। फ़ारेनहाइट पर क्या होता है हमारे पास में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के जो 200
200 हमारे पास में क्या आ जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये वाला हमारे पास में कितना हो जाएगा, 273 से लेकर के 373 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, ठीक है। 373 केल्विन होता है, सॉरी केल्विन होता है, केल्विन होता है। इसमें भैया 100 बराबर भाग होते हैं, इसमें 180 बराबर भाग होते हैं, इसमें हमारे पास में 100 बराबर भाग होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। याद रहेगा, याद रहेगा। ओके, चलिए आगे। चलो नेक्स्ट हमारे पास में, तो वही क्वेश्चन पूछ लिया इसने, है ना, वही क्वेश्चन पूछ लिया। इसमें क्या हो जाएगा, चलो आगे आपके पास में क्या हो जाएगा, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस प्रकार से होता है। भाई दो तरीके की रिएक्शन होती है, काम खत्म आज, है ना। नाभिकीय रिएक्शन दो तरीके की होती है, नाभिकीय रिएक्शन दो तरीके की होंगी, या तो नाभिक जुड़ेगा, या तो नाभिक जुड़ेगा, या तो नाभिक बिखरेगा, यानी कि विखंडन होगा। तो बिखरेगा या तो जुड़ेगा, बिखरेगा या तो जुड़ेगा। अगर हमारे पास में बिखरेगा तो इसका मतलब विखंडन रिएक्शन, नाभिकीय विखंडन रिएक्शन हो जाएगी, तो विखंडन हो जाएगा अगर बिखरेगा। और अगर जुड़ेगा तो हमारे पास में संलयन हो जाएगा, संलयन हो जाएगा, संलयन हो जाएगा। तो भाई सूर्य में कैसी रिएक्शन होती है हमारे पास में, सूर्य में हमारे पास में नाभिकीय संलयन की रिएक्शन होती है, नाभिकीय संलयन की रिएक्शन होती है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ करके हमारे पास में क्या बनाता है, हमारे पास में हीलियम बना लेता है, वो चीज़ ध्यान रखेंगे। बाकी विखंडन की रिएक्शन कहाँ पे होती है बेटा, जो भी परमाणु वाली चीज़ें आ जाएंगी सारी की सारी हमारे पास में विखंडन रिएक्शन के अंतर्गत आती हैं। बाकी मैं आपको अगर यहाँ पर बताना चाहूँ तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, हाँ ना, दो तरीके की चीज़ें हमने पढ़ी, एक तो संलयन वाली, दूसरी विखंडन वाली। तो संलयन वाले में कौन कौन से आ जाएंगे, संलयन वाले में कौन कौन सी रिएक्शंस आ जाएंगी आपके, संलयन में क्या क्या आएगा, देखो आपके पास में सूर्य में जो रिएक्शन होती है वो नाभिकीय संलयन की होती है, सूर्य में हो जाएगा हमारे पास में, दूसरा हमारे तारों में हो जाएगा प्यारे से, तारों में नाभिकीय संलयन की रिएक्शन होती है, दूसरा हाइड्रोजन बम में होती है, हाइड्रोजन बम में होती है, हाइड्रोजन बम में हो जाएगी। इसमें भैया कौन जुड़ता है, तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जुड़ करके हीलियम आयन बनाते हैं, इस वजह से ये नाभिकीय संलयन की रिएक्शन कहलाती है। देखो दो लोग जुड़े एक बन गया। विखंडन में क्या होगा भाई, टूटेगा, कोई टूटेगा तो कौन भाई, जैसे परमाणु भट्ठी में होता है, परमाणु भट्ठी में हमारे पास में कुछ ना कुछ टूटता है तो परमाणु भट्ठी हो जाएगा। या फिर हमारे पास में क्या हो जाएगा, परमाणु भट्ठी या फिर परमाणु भट्ठी में बम हो जाएंगे, परमाणु रिएक्टर हो जाएंगे। तो परमाणु बम हो जाएंगे और परमाणु रिएक्टर हो जाएंगे, रिएक्टर, है ना, तो परमाणु रिएक्टर हो जाएंगे। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हैं कि जो आपका दिल खुश कर देंगे। अगर आप सच में अच्छे बच्चों को टेस्ट दिया है आपने कभी, तो भाई आपको पता चल रहा होगा कि मैंने कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड की हैं, ठीक है। मतलब यार उन चीज़ों को इंक्लूड किया जो हमारे टेस्ट में, हमारे क्वेश्चन में सिर्फ हमारी कन्फ्यूजन की वजह से चीज़ें गलत हो जाती हैं। हमने तो इसको पढ़ा तो है भाई, स्कूल में पढ़ा, इंटर में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, अगर हम साइंस साइड से पढ़ें तो, है ना। अगर नहीं पढ़े तो भाई हो सकता है मैंने ना पढ़ा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पढ़ाया गया होगा। लेकिन हमें यकीन मानिए यार, याद नहीं आता वहाँ पे कि नाभिकीय संलयन की नाभिकीय विखंडन, याद करते करते परेशान है कि किस में आएगा किस में नहीं आएगा। मैंने इस प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन आपके साथ में दे दिया है। और यही नहीं, अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं भाई साहब तो पूरी वीडियो देख कर जाइए, है ना। लास्ट में आप थैंक यू कह के जाओगे, मुझे पक्की बात है, अगर आप इस पूरी वीडियो का इंजॉय करते हो, क्योंकि आज के बाद आपका फिजिक्स में क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। हम गलत तो होने ही नहीं देंगे, है ना। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से के द्वारा होता है, 100% सॉल्यूशन है, 100% सॉल्यूशन है यार। इसके बाद में क्या ही पूछेगा ये, है ना, क्या ही पूछेगा। जितना कन्फ्यूज़न हो सकता है, बहुत हलवा चीज़ें मैंने इसमें नहीं इंक्लूड की हैं, लेकिन हाँ जितना भी कन्फ्यूज़न आपके अंदर होता है उसका सब हम साफ़ कर देंगे ना, उसको हम सब साफ़ कर देंगे। झाड़ू पोछा उसका आज लग जाएगा। आज के बाद नो कन्फ्यूज़न, नो डाउट, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूर्य पर हमारे पास में क्या होता है, ऊर्जा निर्माण कैसे होता है भाई, बच्चा बच्चा बता सकता है। सूर्य पर नाभिक जुड़ता है, नाभिक जुड़ने को हम क्या बोलते हैं, संलयन बोलते हैं। बाकी कहाँ पे नाभिक जुड़ता है तो हमने बता दिया ना, तारों में जुड़ता है तो तारे में हो जाएगा, और बाकी हाइड्रोजन बम में हो जाएगा। आप चीज़ ध्यान रखोगे ये चीज़। विखंडन, नाभिक टूटेगा, कहाँ पे टूटता है, नाभिकीय भट्ठी में हो जाएगा। और नाभिकीय परमाणु बम, है ना, जो बनते हैं हमारे पास, सॉरी जो परमाणु बम, हाँ परमाणु से रिलेटेड चीज़ें हो जाएंगी। बाकी चाहे आगे चलते हैं, चलो 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 चलो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक गोलाकार वृत्ता, है ना, वक्रता केंद्र क्या होता है भाई, कुछ भी पूछे आ जाओ हम बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास में ये गोला हो जाएगा, जैसे वृत्त होता है वैसे इसको हम क्या बोलते हैं, कांच का ये गोला हो जाएगा भाई। इसमें हमारे पास में ये क्या होता है, इसको व्यास बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही इसमें व्यास होता है इसीलिए हम इसको बोलते हैं इसमें
व्यास, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास में केंद्र, तो इसका भी केंद्र यही होता है, तो इसका केंद्र हो जाएगा ये हमारे पास में, जिसको देखो हर चीज़ में इसमें वैसे सेंटर ऐसे होता है, इसमें हर चीज़ में वक्रता लगाना है। क्या लगाना है आपको? वक्रता लगाना है, तो वक्रता केंद्र हो जाएगा ये हमारे पास में। बाकी इसी की रेडियस हमारे पास में क्या कहलाती है? इसी की रेडियस हमारे पास में वक्रता त्रिज्या कहलाती है, तो इसको हम लोग यहाँ पर वक्रता त्रिज्या बोल देते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, हर चीज़ में हमने बोला ना वो लगा देना आप, क्या वक्रता है ना, तो त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। बाकी इसी की आधी दूरी हमारे पास में यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं ना, तो फोकस हो जाएगा, फोकस दूरी बोलते हैं। और बाकी जो ये वाला पॉइंट होता है और ये वाला जो पॉइंट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बताओ मुझे, याद हुआ आपको? चलो, याद हुआ? ठीक है। अगर ये चीज़ याद हो गई है तो भाई यहाँ पर थोड़ी सी ये भी बता देती हैं। एक होता है हमारे पास में उत्तल दर्पण, है ना, 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, हो सकता है आपको आता हो, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, है ना, देख लीजिए। कुछ हमारे पास में, है ना, कुछ वीक बच्चे भी जुड़े हुए होंगे, ताकि उनको भी पता चल जाए, वरना हम पढ़ा जाएँगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कौन सा उत्तल, कौन सा अवतल। हो सकता है आपने पढ़ा हो, कन्फ्यूज़न ही हो रही हो कि क्या बात है अब। तो रुक जाओ भाई, है ना। 2 तरीके के हमारे पास में दर्पण होते हैं। 2 तरीके के दर्पण होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा गलत किया है। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, इसको मिटा देते हैं फटाफट, फटाफट, फटाफट। चलो। हाँ, तो ये इसमें इधर आ जाएगा, ठीक है? तो ये उत्तल हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? उत्तल मतलब ऊपर वाला भाग क्या होगा हमारे पास में? प्रकाश का परावर्तन मतलब इससे होगा, ठीक है? और अंदर के भाग पर हमने काली-काली कोई भी पेंट कर दी, ठीक है? पेंट कर दी। इसमें क्या होगा? प्रकाश नीचे की सतह से आएगा, टकराएगा और यहाँ से परावर्तन होगा। तो बस इसमें हम यही चीज़ ध्यान रखते हैं कि उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, इसमें थले तले हुए भाग से हमारे पास में प्रकाश का परावर्तन होता है। बाकी आपसे पूछा क्या है कि दर्पण की वक्रता, त्रिज्या, उसकी फोकस दूरी के बीच में संबंध। भाई अभी भी मैंने बताया था ना, तो उस चीज़ को देखो, यहाँ पर ध्यान से फिर से बता देते हैं। ये क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा। ये हमारे पास में केंद्र हो जाएगा। इस त्रिज्या को पूरा वक्रता त्रिज्या, इसी की आधी क्या होती है हमारे पास में? फोकस दूरी। तो क्या होता है? इसकी आधी होती है, यानी r/2 हो जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास में? इसमें लिखा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? भाई न्यूटन ने दिया है हमारे पास में। न्यूटन ने क्या दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। बाकी आ जाइए। आइंस्टीन ने क्या दिया है हमारे पास में? इक्वेशन दी है, E = mc²। इन्होंने ही बताया कि प्रकाश जो होता है छोटे छोटे बंडलों के फॉर्म में चलता है, और उन बंडलों की एक बंडल को हम क्या बोलते हैं? उसको फोटान बोला जाता है। तो ठीक है, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे आइंस्टीन के बारे में। बाकी गैलीलियो के बारे में अगर हम बात करें, है ना, गैलीलियो ने बताया था, ये बताए थे कि हाँ भाई, जो ग्रह होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सबसे पहले इन्होंने बताया था। और जड़त्व के नियम के बारे में भी इन्होंने ही सबसे पहले बताया था, गैलीलियो ने ही। बाकी आर्किमिडीज की बात करते हैं, तो आर्किमिडीज क्या हो जाएंगे मेरे पास में, है ना। तो आर्किमिडीज की बात करते हैं, तो आर्किमिडीज हमारे पास में क्या हो जाएंगे? तो आर्किमिडीज वही इंसान हो जाएंगे जिन्होंने बताया था कि अगर हमारे पास में पानी है ना, इसमें क्या हो जाएगा भाई? वाटर हो जाएगा। सपोज दैट यहाँ तक मैंने वाटर फिल कर रखा है इसमें, चलो वाटर फिल कर रखा है। तो इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने उत्प्लावन बल के बारे में बताया था ना। उत्प्लावन बल क्या होता है? तो अगर किसी भी वस्तु को अगर हम इसमें डुबोना चाहते हैं, या फिर इसको मैंने रखा, तो इसका वेट जो होगा, इसका जो वेट होगा वो mg कहाँ पे काम करेगा? नीचे की ओर। तो इसी वेट की प्रतिक्रिया के रूप में इस पे एक फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग कौन सा बोलते हैं? उत्प्लावन बल बोलते हैं। उत्प्लावन बल बोलते हैं। तो यही बल क्या होता है हमारे पास में? उत्प्लावन बल होता है। उसी को किसने समझाया था? वो आर्किमिडीज ने समझाया था। उन्होंने कहा था कि अगर इसका वेट ज़्यादा होता है और उत्प्लावन बल कम रह जाता है, तो फिर क्या होगी? वस्तु डूब जाएगी। और अगर हमारे पास में उत्प्लावन बल ज़्यादा रहती है, तो फिर वस्तु उसी में क्या होगी? तैरती रहेगी। तो बस 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 यही बताया इन्होंने। और बाकी आपको ये पता ही हो गया कि गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का जो हमारे पास में फॉर्मूला हो जाता है, F=G हो जाता है, m1 m2/r²। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर क्लियर क्लियर, है ना, सारी चीज़ें एकदम क्लियर। चलो नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा भाई? अगर आप, है ना, वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मेरी मेहनत आपको इसमें दिख रही होगी कि कितनी मेहनत मैंने इसमें की है। सारी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा करना काफ़ी कठिन होता है ना, कि आपको इतने कम समय में यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाएँ। भाई बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हो। और हम बताते हैं यार, सारे बच्चे तो मतलब यहाँ तक तो पहुँचे ही नहीं होंगे। पहली बात तो वो वीडियो को छोड़कर जा चुके होंगे अब तक। और अगर आप जुड़े हुए हैं, तो भाई आप उन भाग्यशाली इंसानों में से एक हैं जिनका होने वाला है सिलेक्शन। मैं सच बता देती हूँ ना, क्योंकि भाई वही बच्चे लास्ट तक देखते हैं जिनका होने वाला था सिलेक्शन। अब काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, उनकी छूट जाएंगी और वो भटकते ही रहेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, है ना। और वो क्या ही बोलूँ, है ना, वो भटकेंगे बस।
सही बात है। और बाकी आप पढ़िए, और अगर मेरे, है ना, अगर आपको बहुत दिक्कत हो रही है, आप पॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, भाई पेज ले लीजिए थोड़ा-सा, है ना, 2 पेज आपको मुश्किल से लिखने पड़ेंगे और आपको सारी चीज़ें एकदम साफ, है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी चालक, है ना, किसी चालक में हमारे पास में क्या होता है, किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई बढ़ाने पर क्या होता है भाई, तो चालक के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन ए होता है, आर ए अपॉन एल होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। रो क्या होता था हमारे पास में, विशिष्ट प्रतिरोध होता था, क्या हो जाएगा बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा ये चीज़। तो ये क्या होता था, विशिष्ट प्रतिरोध होता था। बाकी ए क्या होता था हमारे पास में, तार, है ना, ये तार हो जाएगा। तो इसका जो एरिया होता था वो ए हो जाएगा और इसकी लेंथ हमारे पास में एल हो जाती थी, ठीक है। तो अब मुझसे यही पूछ रहा है कि अगर हमने लंबाई को बढ़ा दिया, तो बताओ लंबाई को बढ़ा दिया, है ना, तो पहले रुक जाओ थोड़ा सा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन ए हो जाएगा, आर ए अपॉन एल हो जाएगा। और हमसे बताया है चालक का प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध, तो भाई आर को थोड़ा इधर ले आते हैं ना, आर को अगर मैंने यहाँ पर अकेला छोड़ा तो रो एल अपॉन ए हो जाता है। तो इसका मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब लंबाई को अगर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अगर आप क्षेत्रफल को बढ़ाते हो तो प्रतिरोध घट जाता है, मतलब इस फॉर्मूले में डिपेंडेशन होता है। यस या नो। तो इसमें पूछ रहा है लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा बेटा, प्रतिरोध हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, है ना, तो प्रतिरोध बढ़ता है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत ही बढ़िया। चलिए आइए, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में, वायुमंडल हो जाएगा। वायुमंडल को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। यार थर्मामीटर किसको नापता है, टेम्परेचर यानी तापमान को मापता है आपके पास में, बैरोमीटर, बैरोमीटर होता है हमारे पास में, है ना। और बाकी ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या होता है, तो वाहन की गति को मापता है, वाहन की गति को मापता है हमारे पास में, ओडोमीटर हो जाएगा। और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को ही मापता है हमारे पास में। और फिर उसके बाद में हाइग्रोमीटर क्या होता है, ये तो हमारे पास में किसको मापता है, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर किसको मापता है। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, हाइग्रोमीटर नहीं तो हाइड्रोमीटर, है ना, एक होता है हमारे पास में हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर किसको मापता है, हाइड्रोमीटर तरल का घनत्व मापता है, क्या नापता है, तरल का घनत्व मापता है। तो कुछ वाले इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट मैं यहाँ पर तुमको बताना चाहूँगी, मैं बताना चाहूँगी आपको, है ना, ताकि आपका जो है यहाँ पे अच्छे से रिविजन हो जाए। तो चलिए चलिए चलिए, बाकी इसका आंसर आप जान ही गए। वायुमंडल का हमारे पास में मापने वाले को क्या बोलते हैं बेटा, वायुमंडल को प्रेशर जो मापता है उसको बैरोमीटर बोलते हैं। बाकी 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 आप यहाँ पर लिख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट वाले। जैसे मैंने आपसे बता दिया भाई, वाहन से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड आप देखो कौन कौन से होते हैं, जैसे ओडोमीटर हो जाएगा, आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता, अभी भी नीचे पूछा गया, तो ओडोमीटर हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में स्पीडोमीटर हो जाएगा, स्पीडोमीटर हो जाएगा हमारे पास में। फिर उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, टैकोमीटर हो जाएगा, टैकोमीटर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा। चलो, तो भाई ओडोमीटर क्या होता है, वाहन, वाहन कितनी दूर चला हुआ है, तो वाहन में दूरी मापता है हमारे पास में, ओडोमीटर हो जाएगा, तो दूरी को मापता है। और स्पीडोमीटर हमारे पास में स्पीड को मापने का काम करता है, ठीक है। और बाकी टोकोमीटर जो होता है वो इंजन की गति को मापता है, इंजन की गति को मापता है, ठीक है। देखो मैंने इसकी PDF भी नीचे ऐड की है ना, ताकि आपको भाई यहाँ पर काफ़ी अच्छी राइटिंग नहीं बन पाती है ना, तो उसकी वजह से आपको शायद समझ में ना आ रहा हो, तो मैंने इसकी PDF ऐड की है। बाकी लिखने में काफ़ी टाइम भी लगेगा, है ना, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलिए देखिए, यहाँ पर PDF मैंने शायद ऐड, हाँ बिल्कुल ऐड की है। चलिए यहाँ पर आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। स्पीडोमीटर क्या होता है, तो भाई वाहन की गति को मापता है। ओडोमीटर क्या होता है, ये दूरी को मापता है हमारे पास में। बाकी टोकोमीटर क्या होता है ना, टोकोमीटर क्या होता है, टोकोमीटर, है ना, टैकोमीटर जिसको बोलते हैं। टैकोमीटर क्या होता है, टैकोमीटर जो होता है इंजन की गति को मापने का काम करता है, ठीक है। और एक्सेलरोमीटर क्या होता है, ये हमारे पास में वाहन की चाल में वृद्धि, भाई एक्सेलरेशन जो आपने सुना होगा ना, तो वही चीज़ त्वरण को बढ़ाने का काम करता है, ये हमारे पास में उसको मापता है। इसमें हो जाएगा वायुमंडल से रिलेटेड, भाई वायुमंडल में कौन होगा, हाइग्रोमीटर, वायुमंडल में आर्द्रता होती है इसलिए नमी को मापने के लिए, आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर। बैरोमीटर मतलब वायुमंडल में प्रेशर होता है, दबाव, तो उसको मापने के लिए बैरोमीटर हो जाएगा हमारे पास में। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है, हवा की गति, है ना, एनीमिया हो जाती है, हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है। और रेन गेज हमारे पास में क्या होता है, रेन, रेन मतलब क्या होता है, बारिश, वर्षा की मात्रा, है ना, वर्षा की मात्रा को मापने के लिए रेन गेज का यूज़ किया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास में हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तरल का पदार्थ, जो तरल पदार्थों का घनत्व होता है और जो विशिष्ट गुरुत्व होता है उसको मापने के लिए, यानी कि तुम इतना याद रखोगे, तरल पदार्थों के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या होता है, शुद्ध दूध की शुद्ध मात्रा को पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है भाई, गैसों के दबाव को मापने के लिए मैनोमीटर, है ना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में आ जाएगा कि जो हमारे पास में दैनिक जीवन में स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, भाई आप बीमार पड़ जाते हो तो थर्मामीटर आपको लगाया जाता है, तो वो क्या नापता है, वो तापमान नापने का काम करता है। स्फिग्नोमैनोमीटर क्या करता है, रक्तचाप मापने का काम करता है। स्टेथोस्कोप क्या करता है, हृदय की धड़कन को मापने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वेइंग स्केल, वेइंग मतलब हो जाएगा वेट वाला स्केल, तो यानी वजन आपका बताता है कि कितने किलो के आप हो चुके हो ना, 50 किलो के, 10 किलो के कितने किलो के हो चुके हो। ओल्ड मीटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्ट मापता है। अमीटर धारा को मापता है, हमारे पास में ना करंट को मापता है। सिस्मोग्राफ क्या होता है, भूकंप की तीव्रता को मापता है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। फैदोमीटर क्या होता है, हमारे पास में समुद्र की गहराई को मापने का काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, भाई छोड़ के मत भागिएगा, है ना, आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, बस यहाँ पर ख़त्म। तो बेटा इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो ना, अपने हिसाब से इसको रिवीजन कर लेना। और बाकी एग्जाम में पूछा ही जाता है, आप भी जानते होंगे ये चीज़, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मुझे कवर करनी पड़ी, और लिखते तो काफ़ी टाइम लग जाता, इस वजह से मैंने इसकी स्लाइड ऐड कर ली। बाकी हम इसको रिविज़न कर लेंगे 1-2 बार वीडियो में ही, ठीक है, आपको याद हो जाएगा लास्ट तक। इसमें लिखा है परिवर्तित ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो भाई परिवर्तित ध्वनि को हमारे पास में क्या कहा जाता है, बताइए मुझे, क्या कहा जाता है। ध्वनि परिवर्तित होगी, फिर उसके बाद में आएगी तो क्या होगी भाई, गूंजेगी, है ना, गूंजेगी, तो गूंज कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम लोग, गूंज बोलते हैं। बाकी हमारे पास में पिच क्या होता है भाई, पिच 2 तरीके का होता है, एक ज़्यादा वाला पिच होगा, एक कम वाला पिच होगा। जो ज़्यादा वाला जिसका पिच ज़्यादा होता है, इसका मतलब पिच ज़्यादा, इसका मतलब आवृत्ति, है ना, पिच का मतलब एक प्रकार से आवृत्ति होती है, तो आवृत्ति हमारे पास में क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसकी ज़्यादा आवृत्ति होगी उसके क्या होगी, पतली आवाज़ होगी, है ना, पतली आवाज़ होगी, और थोड़ी सी तीखी होगी हमारे पास में, है ना, पतली तीखी होगी। और जो पिच हमारे पास में कम होगा, आवृत्ति कम होगी, उसकी आवाज़ क्या होगी, भारी होगी और मोटी होगी थोड़ी सी, है ना। तो अब मुझे बता दीजिए किसकी आवाज़ पतली, किसकी आवाज़ भारी। भाई पतली आवाज़ किसकी होती है, गर्ल्स की पतली आवाज़ होती है, वुमेन्स की। और भारी आवाज़ किसकी होती है, हमारे पास में मैन की क्या होती है, भारी आवाज़ होती है ना, आदमियों की भारी आवाज़ होती है। ओके, तो बस यही चीज़ हमें पूछा था, और भाई वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है आपके, है ना, तो इसको याद रखिएगा, ऐसा नहीं गलत कर दो, तो याद रहेगा। चलो बाकी यार यहाँ पर थोड़ा सा, है ना, ये पहले ही आ गया क्वेश्चन, इसका कहाँ है, क्वेश्चन तो नीचे है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको यहीं पे बता देती हूँ आपको, है ना, क्या ही करना, कहीं पे भी पढ़े मैंने इसको ऐड किया है इसमें। चलिए चलो, यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएंगे, 2 प्रकार की तरंगे होती हैं। कौन कौन सी तरंग होती हैं बेटा, ध्वनि तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, जैसे आपको भी पता होगा, तरंग हमारे पास में 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से हो जाएंगी, एक अनुदैर्ध्य होती है, दूसरे अनुप्रस्थ होती हैं, तो अनुदैर्ध्य हो जाएंगी, अनुदैर्ध्य वाली हो जाएंगी, दैर्ध्य, और दूसरी क्या हो जाएंगी, अनुप्रस्थ वाली हो जाएंगी, अनुप्रस्थ वाली हो जाएंगी, तो भाई प्रस्थ वाली हो जाएंगी। अब मैं बताती हूँ आपको ट्रिक्स, है ना, जो बच्चे चले गए वो अब क्या करें, हम उनको क्या ही बोले, है ना चलो, प्रस्थ का मतलब हो जाएगा प्रकाश, है ना, तो प्रकाश की तरंग कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है हमारे पास में, जो प्रकाश की होती है। और अगर आपने पानी में पत्थर फेंक दिया, तो पानी में पत्थर फेंकते हैं तो जो तरंग बनती है वो हमारे पास में कौन सी होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। तनी हुई डोरी में कौन सी तरंग होती है, हमारे पास में अनुप्रस्थ तरंग होती है। एग्जाम्पल याद रहेगा। स्प्रिंग में कौन सी तरंग होती है, हमारे पास में अनुदैर्ध्य तरंग होती है। बाकी ध्वनि में कैसी तरंग होती है, हमारे पास में अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अब देखो तुमको कैसे याद होगा, अनुप्रस्थ वाली जो तरंगे होती हैं वो ऐसे मूव करती है, मतलब कह सकते हो लंबवत मूव करती है, मतलब जो कण होते हैं हमारे पास में, कण की गति की दिशा के हमारे पास में साथ साथ मूव करते हैं ना, तो समानांतर मूव करते रहते हैं। और बाकी इसमें क्या होता है, लंबवत मूव करते हैं। चलो यहाँ पे बताते हैं आपको फिर से, है ना, फिर से बताते हैं फिर से। यहाँ पे क्या हो जाएंगी, अनुप्रस्थ वाली हो जाएंगी, ये अनुदैर्ध्य वाली हो जाएंगी, तो अनुदैर्ध्य वाली हो जाएंगी, अनुदैर्ध्य वाली। तो अनुप्रस्थ वाली, प्रा से मतलब प्रकाश, भाई प्रकाश कैसे चलता है सबको याद होना चाहिए, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, इस वाली चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सीड्स बोलते हैं, श्रव्य भी बोल सकते हैं, सीड्स भी बोल सकते हैं। उधर लिखेंगे तो कट जाएगा, इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा इधर। ओके थोड़ा सा रुक, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सीड्स बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। तो इसमें सीड्स और गर्त बोलते हैं, बल्कि इसमें क्या बनते हैं, तो इसमें ऐसे मूव करती है हमारे पास में तरंगे। इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या बनते हैं, संपीड और बिरलन बनते हैं। तो संपीड बनते हैं और बिरलन बनते हैं, तो क्या बनते हैं, बिरलन बनते हैं, बिरलन, ठीक है।
संपीड़ और बेलन बनते हैं, इसमें शीर्ष और गर्त बनते हैं। ओके, अब इसमें क्या होता है, जो कण की गति की दिशा इधर हो जाएगी, लेकिन हमारे पास में है ना तरंग की दिशा इधर हो जाएगी, और कण के गति की दिशा कैसी हो जाएगी, लंबवत। तो इसमें लंबवत मूव करता है और इसमें दोनों समान दिशाओं में मूव करते हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखेंगे, बाकी इसमें कुछ भी याद नहीं रहना है, ठीक है। ओके, याद रहेगा, याद रहेगा। बाकी एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं ना, और अगर आप थोड़ा सा रिविजन करना चाहते हो ना कि हम अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लें, तो भाई तुम ले सकते हो स्क्रीनशॉट। देखो यहाँ पर ले लो, है ना। मैं इसको छोटा कर दिया, स्क्रीनशॉट लोगे तो अब बड़ा हो जाएगा। क्लियर, ले लिया होगा मेरे हिसाब से। चलो इसको भी ले लो, सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास में, जो शक्ति हो जाएगा उसका मात्रक क्या हो जाएगा। मैंने पहले बता दिया था, वॉट होता है, न्यूटन बल का मात्रक हो जाएगा। पास्कल, पास्कल किसका मात्रक होता है, बाकी पास्कल हमारे पास में किसका मात्रक होता है, जल्दी से बताओ, है ना। तो पास्कल आप मुझे बताइएगा, और बाकी यहाँ पर जूल किसका मात्रक होता है ये भी बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। और बाकी पास्कल और पार्सल अलग अलग चीज़ है ना, ध्यान रखेंगे। पार्सेक क्या होता है, पार्सेक क्या होता है भाई, मैंने आपको बताया था, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, पास्कल होता है। अब सबसे बड़ी दूरी, दूरी का ही मात्रक होता है, सबसे बड़ा वाला मात्रक होता है, तो वो कौन हो जाएगा, खगोलीय दूरी का मात्रक। बाकी चुंबकीय बल का मात्रक क्या होता है भाई, बल है तो न्यूटन ही होगा, न्यूटन ही होगा। समय है तो फिर हमारे पास में है ना सेकेंड वगैरह हो जाएगा। ओके, चलो आगे। बाकी मुझे बता दो, तारों का जो तारे जो होते हैं, तारे जो होते हैं हमारे पास में, और जो सूर्य होता है हमारे पास में, और जो हमारे पास में हाइड्रोजन बम होता है, हाइड्रोजन बम हो जाएगा। इसमें सब में नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन कौन सी रिएक्शन होती है, जल्दी से बता दो, बताओ बताओ बताओ, है ना, जल्दी से बताओ मुझे कौन सी होती है। तो भैया कौन सी रिएक्शन होगी, इसमें संलयन की रिएक्शन होती है। ओके, याद रहेगा, याद रहेगा। चल, नेक्स्ट आपके पास में न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। मैं सारा चीज़ आपको बता चुकी हूँ ना। तो ये हमारे पास में प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तृतीय को प्रतिक्रिया का नियम, है ना, क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम हमारे पास में तृतीय वाला हो जाएगा। ओके, चलो चलो। हीरे का हमारे पास में क्या हो जाएगा, हीरे के चमकने का मुख्य भौतिक कारण क्या होता है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे, और भी उथला पुथली हम मचाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को छोड़कर मत जाना, है ना, वरना बहुत पछताने वाले हैं आप एग्जाम में, इसी से क्वेश्चन आएंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या हो गए भाई, कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, लेकिन प्लीज़ 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 इसको निकाल के पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ लिया काम खत्म, है ना, 100% खत्म, 100% खत्म। और बहुत लंबी वीडियो नहीं जाएगी, आधा समय हो चुका है लगभग, इतनी ही टाइम और चलेगी ना। आप सोच रहे होगे 19 क्वेश्चन तक पहुँचे, भाई बहुत डिटेल एक्सप्लेन किया है, इस वजह से ना सारी चीज़ें अभी एक्सप्लेन हो जाएंगी धीरे धीरे करके, फिर उसके बाद में हमें आगे बढ़ते रहना धीरे धीरे करके, है ना। चलो, और बाकी इस तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलते रहेंगे। हीरे के चमकने का मुख्य भौतिक कारण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। कौन सा होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, तो देखिए, जब प्रकाश की किरण हमारे पास में इस तरीके से आती है, सबसे पहली बात है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, जब हमारे पास में प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किस में जाती है, विरल माध्यम में जाती है ना, विरल माध्यम में जाती है। सघन विरल समझते हैं जहाँ पे घना घना हो, जहाँ पर हमारे पास में थोड़ी दूर दूर कण हो ना, सघन और विरल का मतलब ये हो जाएगा। फिर तो सघन माध्यम से किस में जाती है भाई, विरल माध्यम में जाती है। ये चीज़ आपके पास में होना चाहिए, तभी प्रकाश का हमारे पास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, है ना, ये सघन वाला हो जाएगा, ये विरल वाला हो जाएगा, जाती है तो फिर क्या हो जाता है, अवलंब से दूर हट जाती है, हटते 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 इतना हट जाती है भाई, इस तरह हटी फिर हटी फिर हटी, इतना हट जाती है कि ऊपर ही निकल आती है। तो इसका मतलब हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है ना। तो हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये घटना किस में होती है हमारे पास में, तो हीरे के चमकना, है ना, हीरा चमकता है इसी की वजह से। देखो बाकी न्यूमेरिकल वगैरह वाली चीज़ें, डेरिवेशन वगैरह वाली चीज़ें नहीं पूछी जाती भाई, यही चीज़ पूछी जाती है। तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता दे रही हूँ कि हीरा चाहे चमके, चाहे हमारे पास में कांच की खिड़की हो जाएगी, है ना, कांच की खिड़की हो जाएगी, कांच की खिड़की, है ना, उसमें पड़ गई दरार, खिड़की, उसमें कांच की खिड़की में दरार पड़ गई तो फिर वो चमकेगी। तो दरार हमारे पास में अगर पड़ गई तो वो चीज़ चमकेगी, तो दरार हो जाएगी, है ना, दरार हमारे पास में चमकेगी, तो वो चीज़ भी हो जाएगी दरार वाली चीज़। नेक्स्ट हमारे पास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे के चमकने में हो जाएगी, दरार हमारे पास में हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जल का बुलबुला, जल का बुलबुला, अगर हमारे पास में पानी खूब ढेर सारा भरा हुआ है, बहुत गहरा गहरा सा पानी समुद्र में, उसमें जल का बुलबुला क्या होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, उसमें भी कौन सी घटना हो जाएगी हमारे पास में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाएगी। बाकी क्या हो जाएगा हमारे पास में, मरीचिका वगैरह बनना, कहाँ मरीचिका बनती है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मरीचिका कहाँ बनती है, ठंडे प्रदेशों में बनती है, तो वहाँ मरीचिका बन जाती है। तो मरीचिका का बनना भी हमारे पास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ओके ओके ओके, याद हुआ, चल।
तो बस यही हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बाकी मैं 1-2 एप्लीकेशन इसके मैं बीच-बीच में बता दूँगी ना, ताकि आपको याद हो। भाई उतना ही बताना है मुझे जितना यहाँ पे हज़म किया जा सके। चलो आगे बढ़ते हैं, वरना फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। बाकी मैंने देखो देखो यहाँ पर अपने आपके लिए लिख भी लिया है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बढ़िया आराम से इसको रिवीजन कर लेना 1-2 बार, है ना। अगर आप नहीं लिख रहे हो पेन कॉपी लेकर, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मृत तृष्णा, है ना, रेगिस्तान गर्म हो जाता है तो फिर वहाँ पर क्या होता है, पानी का व्रम दिखता है, उसको बोलते हैं इस तरीके से मृत तृष्णा। ये वाली भी घटना होती है, हीरे का चमकना हो जाएगा हमारे पास में। और प्रकाश तंतु वाली घटना होती है, प्रकाश तंतु वाली घटना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाता है ये भी, ठीक है। चलो, हवा का बुलबुला मैंने बता ही दिया, जल में बुलबुला जो होता है वो भी चमकता हुआ दिखाई देता है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी हमारे पास में। नेक्स्ट हो जाएगा कांच की जो टूटी हुई दरार होती है ना, दरार होती है वो चमकती है हमारे पास में, वो भी किसकी वजह से हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हो जाएगा। ठंडे प्रदेशों में मरीचिका वाला, है ना, मरीचिका वाला भी इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे पास में ये तो दूरियाँ दे रखी है, इससे कोई मतलब नहीं है ना, बाकी इतना आप ध्यान रखोगे। और स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा बीच बीच में, है ना, और इसको रिवीजन कर लेना 1 से 2 बार, आपको याद हो जाएगा। बाकी मैं बता दूं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें पूछी जाती हैं कि भाई शर्तें कौन कौन सी हो जाएंगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, तो भाई इसके लिए प्रकाश सघन माध्यम से, है ना, विरल माध्यम में जाना चाहिए, ताकि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाएगी तभी अभिलंब से दूर हटेगी। वरना फिर क्या होता है भाई, जब ऊपर हमारे पास में विरल होता है और नीचे सघन होता है, तो जब प्रकाश जाता है तो फिर अभिलंब की ओर झुक जाता है, तो फिर वहां घटना कैसे हो सकती है। परावर्तन का मतलब हो जाएगा ऊपर वाले, है ना, ऊपर वाले तल में ही प्रकाश आना चाहिए, तो इस कंडीशन में आ नहीं सकता। इस वजह से ऐसा बोला जाता है कि भाई प्रकाश जो हो जाएगा सघन से ही विरल में जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर हुई आपकी। नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, मतलब आप इस तरीके से किरण को जरूर आपतित करोगे कि प्रकाश का जो हमारे पास में, है ना, हटते 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 कम से कम यहाँ इस वाले तल तक आ पाए, है ना, तो इसी को बोलते हैं कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। चलो नेक्स्ट 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 हमारे पास में क्या हो जाएगा, विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का यूज़ किया जाता है, तो विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। बाकी अमीटर को मापने के लिए, धारा को मापने के लिए अमीटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि बेटा अगर हम वोल्ट मीटर को मापना चाहते हैं ना, जैसे हमारे पास में ये रेजिस्टेंस हो जाएंगे इस तरीके से परिपथ में लगे हुए हैं बैटरी से हमारे पास में, है ना, तो मुझसे ये पूछा जाएगा कि बताओ बताओ बताओ, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइए इस चीज़, बताइए कि बताइए किस में हम वोल्ट मीटर लगा सकते हैं और कहाँ पर हम लोग जो है विभवांतर को लगाएंगे भाई, तो किस तरीके से लगाएंगे ये चीज़ आपके पास में इंपॉर्टेंट होती है। तो भाई देखो, श्रेणी क्रम में लगाएंगे कि समांतर क्रम में लगाते हैं हम लोग यहाँ पर, तो देखो धारा को मापना है, अगर आपको धारा को मापना है तो करंट जहाँ पे कंप्लीटली आ रही है, तो इसका मतलब धारा को मापना है तो फिर किस में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में अमीटर को लगाते हैं, अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। लेकिन जो विभवांतर है, अगर उसके सिरे के विभवांतर को मापना है तो फिर वोल्ट मीटर को कहाँ पे लगाते हैं, वोल्ट मीटर को हम इसके समांतर क्रम में लगाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि अमीटर को समांतर क्रम या श्रेणी क्रम, तो भाई इसको श्रेणी क्रम में निकालते हैं ताकि सारी धारा इससे जा सके, तभी तो मापेंगे। और विभवांतर को मापने के लिए हमको इसको कहाँ लगाते हैं, पोटेंशियल को, तो हम लोग समांतर क्रम में लगाते हैं ना। क्यों लगाते हैं, इसका भी रीज़न है यहाँ पर, यार वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। चलो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास में क्या होता है, विभवांतर इसका समान होता है, इस वजह से ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। बस इतना यहाँ पर याद रखिए, बाकी ठीक है आपको पता ही होगा थोड़ी बहुत चीज़ें तो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। भाई ये देखो फिर से पूछ लिया गया, बम वाली चीज़ पूछेगा, बम बम को हम क्या कर देंगे, फोड़ देंगे, है ना, विखंडन कर देंगे, तो ये क्या होता है, विखंडन की रिएक्शन होती है। बट देखो दोनों ही ऑप्शन में विखंडन हो जाएगा, लेकिन परमाणु बम में क्या सी रिएक्शन होती है भैया, अनियंत्रित होती है ना, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन होती है। तो नियंत्रित वाली कौन सी कहाँ पे होती है, तो परमाणु के जो रिएक्टर होते हैं, परमाणु रिएक्टर जो चलाए जाते हैं वो उसमें नियंत्रित रिएक्शन होती है, नियंत्रित वाली रिएक्टर में, है ना, सॉरी सॉरी। तो परमाणु रिएक्टर में क्या होती है, हमारे पास में नियंत्रित हो जाएगी नाभिकीय विखंडन की रिएक्शन, बाकी अनियंत्रित वाली परमाणु बम में होती है। बाकी हाइड्रोजन बम हो जाएगा हमारे पास में, हाइड्रोजन बम हो जाएगा। एक बार फिर से रिवीजन, हाइड्रोजन बम पूछ लिया जाए आपसे, या फिर तारा पूछ लिया जाए आपसे, आप या फिर सूर्य पूछ लिया जाए, कौन सी रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, नाभिकीय संलयन की रिएक्शन। ध्यान रहेगा ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
दूध की शुद्धता को मापने के लिए मैंने बता ही दिया बेटा, लैक्टोमीटर हो जाएगा। बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करने का, है ना, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करने का। फैदोमीटर क्या हो जाएगा? फैदोमीटर समुद्र की गहराई को मापता है। तो समुद्र हमारे पास में कितना गहरा है, उस चीज़ को गहराई को मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? फैदोमीटर का यूज़ किया जाता है। बाकी हाइड्रोमीटर क्या बोलता है हमारे पास में? तरल का घनत्व। तरल का हमारे पास में क्या हो जाएगा? घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। बाकी हमारे पास में यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है, मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है? तो गैसों का दबाव, गैस का दबाव, है ना, गैस का दबाव मापने के लिए हम लोग मैनोमीटर का यूज़ करते हैं, दबाव, है ना। गैस का दबाव मापने के लिए हमारे पास में मैनोमीटर हो जाएगा। फैदोमीटर यानी कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए, और हाइड्रोमीटर तरल का घनत्व मापने के लिए हो जाएगा, है ना, हाइड्रोमीटर। ओके, चलो 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 चलो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब मैं इसको आपको बताती हूँ, एकदम उड़ा देती हूँ इसको। चलो उड़ाना है मुझे इसको, तो चलो। यहाँ पर क्या होता है भाई, हमारे पास में जो ध्वनि तरंगे होती हैं, जो हमें सुनाई देती हैं, तो उन तरंगों को हमने कैसे डिवाइड कर रखा है, ध्यान से सुनिएगा भाई। वो तरंगे क्या होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अपश्रव्य तरंगे, है ना, श्रव्य तरंगे तो तीन प्रकार की, तो अपश्रव्य तरंगे होती हैं। दूसरी होती है श्रव्य वाली, है ना, दूसरी होती है श्रव्य वाली, और तीसरी होती है पराश्रव्य वाली। आज के बाद कन्फ्यूज़न खत्म, आज के बाद कन्फ्यूज़न खत्म। अब परा क्या होती है भाई? अपश्रव्य, अपश्रव्य का मतलब हो जाएगा अप मतलब कम होता है, परा मतलब प्रसार, प्रसार मतलब ज़्यादा वाली चीज़ की हम बात कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न नहीं करने का। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है इसकी आवृत्ति, इसका मतलब हो जाएगा ये हमें सुनाई नहीं देती है। ये 20 हर्ट्ज से हमारे पास में क्या होती है? 20,000, मतलब 3 ज़ीरो लगने वाले हैं पीछे, है ना, इतने के बीच होती है, 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। और ये वाली जो होती है वो 20,000 से ज़्यादा होती है, जैसे हवाई जहाज़ वगैरह में होती है। कान हमारे पास में इतनी तीव्रता को नहीं सुन सकता, यहाँ पे कान फट जाएंगे, ठीक है, तो फट जाएंगे। बाकी आप इस तक इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आज के बाद मत भूलना, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, है ना, हर एग्जाम में। मैंने कहा ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही मैंने कवर किया। आपको दिख रहा होगा इसमें कि मैंने पॉइंट वाइज ही चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से एक्सप्लेन कर दी हैं कि भाई, है ना, क्या ही बात कहूँ मैं। मानव कान के श्रव्य ध्वनि कितनी होती है? तो आप जानते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से होती है ना। इसके ऊपर वाली क्या हो जाएगी? परापरा मतलब प्रसार ऊपर वाली हो जाएगी, और 20 हर्ट्ज से कम वाली कौन सी हो जाएंगी? अपश्रव्य तरंगे हो जाएंगी। आज के बाद कन्फ्यूजन खत्म, खत्म। चलो नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा? नेक्स्ट आ जाएगा बिजली के फ्यूज तार का क्या गुना होता है? मतलब ये क्या लिखा? अच्छा सॉरी गुण होता है, गुण होता है। बिजली के फ्यूज तार का गुण क्या होता है? भाई मैंने काफ़ी लोगों के गुण सुने हैं ना, काफ़ी लोगों के गुण सुने हैं। मैं सबके गुण आपको बता देती हूँ कि मैंने किसके किसके गुण सुन रखे हैं, ठीक है। मैंने सुना है नाइक्रोम के गुण, है ना। रुक जाओ, मैंने काफ़ी लोगों के सुन रखे हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है मेरे पास में नाइक्रोम का गुण। नाइक्रोम के तार का गुण क्या होगा? नाइक्रोम के तार का बता दो बेटा, टंगस्टन का बता दो, है ना, ये आपसे पूछे जाते हैं, पॉइंट वाइज लिख लीजिए। और फ्यूज तार का बता दो, फ्यूज तार का बता दो। तो भाई जानते हो आपके पास में क्या 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 होता है? चलो बताओ। जो लोग समझते हैं ना कि मुझे फिजिक्स बहुत आती है, मुझे बताइए बेटा, है ना, ये चीज़ हमको मिलती ही है एग्जाम में। चलिए बताइए, नाइक्रोम का तार, है ना, नाइक्रोम का तार किस में होता है? तो हमारे पास में हीटर में होता है, जैसे आपको पता होगा, है ना, हीटर में होता है। टंगस्टन का तार हमारे पास में बल्ब में लगा होता है, बल्ब में हो जाएगा। बाकी फ्यूज तार घर में लगा होता है, ठीक है। अब इसमें बता दीजिए कि कौन कौन से पॉइंट आने वाले हैं, कौन कौन से पॉइंट आने वाले हैं। देखो, हमारे पास में जो नाइक्रोम का तार होता है, उसका गलनांक क्या होगा? गलनांक क्या होगा? गलनांक क्या होगा और उसका प्रतिरोध क्या होगा? दोनों के बताना है। रुक सो, यहाँ पे बनेगा नहीं, है ना, आर लिख लेते हैं प्रतिरोध का मेरे हिसाब से। तो भाई गलनांक इसका क्या होता है? गलनांक भाई ज़्यादा रखना पड़ेगा, वरना फिर तार उसी में गल जाएगा। तो प्रतिरोध भी ज़्यादा होता है, प्रतिरोध तो सबका ज़्यादा होता है, इसका भी ज़्यादा होगा, इसका भी ज़्यादा होगा, क्लियर। लेकिन फ्यूज तार हमको क्या करना है भाई? ज़्यादा करंट आए, कुछ गड़बड़ हो, तुरंत टूट के गिर जाए, इसका मतलब गलनांक इसका कम होता होगा, गलनांक इसका कम होता है। बाकी इसका क्या हो जाएगा? टंगस्टन में भाई इसका गलनांक ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो ऊष्मा ज़्यादा निकालेगा, है ना। प्रतिरोध भाई, कोई चीज़ रुकावट ज़्यादा करेगा तो फिर वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी चीज़, तो वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो फिर वो ज़्यादा हमारे पास में ऊष्मा उत्पन्न करेगा। ऊष्मा का काम ही है तीनों में, है ना, ऊष्मा का काम है, तभी हीटर का तार भी जल सकता है, ऊष्मा का काम तभी बल्ब भी जल सकता है, और ऊष्मा होगी तभी इस तार को गला सकती है ना। तो इसका गलनांक कम होना चाहिए, बाकी दोनों का गलनांक ज़्यादा, बाकी तीनों का प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए। नोट डाउन कर लो, ओके। चलो आगे बढ़े।
आगे बढ़ें। तो बिजली के तार का गुण क्या होता है भैया? जो फ्यूज़ तार होता है भाई, फ्यूज़ तार को गलकर नीचे गिरना है, इसका मतलब निम्न गलनांक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध हमारे पास में होना चाहिए। ओके, ओके। मज़ा आ रहा है? मेरे हिसाब से तो भाई मज़ा आ रहा होगा। काफ़ी मेहनत मैंने इसमें की है, बट है ना? आपका फ़ायदा होना चाहिए। आपको थोड़ा-सा भी फ़ायदा अगर मिल जाएगा ना, तो मेरी मेहनत ये सफल हो जाएगी। आपको अगर एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन मिल जाता है, मेरी वजह से सही हो जाता है आपको, भाई इतनी देर तक आप वीडियो में बने हो, इसका मतलब आप बहुत अच्छे बच्चे हो और मेरी दुआ है आपके साथ में कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा और माता-पिता का आपके सपना पूरा करोगे, है ना आप? भाई अच्छे बच्चे हो तभी यहाँ तक जुड़े हो, वरना फिर वहाँ पर क्या होगा, शुरू-शुरू में ही कुछ लोग आवाज़ सुन कर के या फिर कुछ लोग, है ना, क्या ही बोलूँ मैं, रिसोर्सेज़ की वजह से भाग गए होंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि भाई कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें इंक्लूड की हैं भाई, तो सबकी किस्मत में नहीं थी ये वीडियो, इसलिए भाग गए वो लोग, है ना? आप लोग जुड़े रहिए लास्ट तक, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पानी की बूँदों का गोल होने का क्या कारण हो सकता है? भई पानी की बूँदें क्यों गोल होती हैं? तो भाई सांता जानते हो क्या होता है? जैसे हमारे पास में धरती पर घर्षण होता है, वैसे ही पानी में क्या होती है? सांता होती है। तो घर्षण, सांता वही चीज़ है ना? पृष्ठ तनाव के कारण ये गोल होती हैं। पृष्ठ तनाव के कारण आपस में क्या होती हैं? गोल होती हैं। बाकी उत्प्लावन का बल मैंने आपको अभी भी पढ़ाया था, वो किसने दिया था भाई? आर्किमिडीज़ का सिद्धांत याद कीजिए, आर्किमिडीज़ का सिद्धांत, है ना? तो आपको याद होना चाहिए, है ना? केशुकत्व वगैरह की घटना होती है, मैं आगे बताऊँगी आपको, है ना? इसमें आएगा। पानी की बूँद गोल क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण हमारे पास में हो जाएगी। बाकी आगे बढ़ें, चलो। देखो भाई बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है ना, तो टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर हमारा पास में हो नहीं पाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप सोचोगे कि यार इतनी देर, है ना? ओके। प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारे पास में प्रकाश की चाल होती है। ये क्या लिखा हुआ है? ये हमारे पास में ध्वनि की चाल लिखी हुई है ना, तो ये ध्वनि की चाल हो जाएगी, बाकी वो प्रकाश की चाल हो जाएगी। ओके, चलो। ओके, ओके। यहाँ पर तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया। भाई थोड़ा-सा हम यहाँ पर थोड़ी-सी पॉइंट लिख लेंगे। जैसे हमारे पास में टेफ्लॉन आता है, टेफ्लॉन आता है एक, है ना? एक टेफ्लॉन होता है, दूसरा हमारे पास में कौन-सा होता है? दूसरा पॉलिएस्टर होता है। टेफ्लॉन और पॉलिएस्टर 2 यूजेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके इनको भी लिख लीजिए। अब इनके बारे में देखो कैसे बताना है आपको। भाई पॉलिएस्टर के कपड़े आपने सुने हैं, कपड़े पॉलिएस्टर के होते हैं, कपड़े पॉलिएस्टर के होते हैं, यस या नो? तो पॉलिएस्टर के क्या हो जाएँगे? हमारे पास में कपड़े होते हैं हमारे। ठीक है? और क्या होती है? पॉलिएस्टर की हमारे पास में बोतल होती हैं, जो हमारे पास में कह सकते हो बरसाती जैसे खर-खर, खर-खर करे, है ना? वो चीज़ें होती हैं, जैसे त्रिपाल वगैरह घर में देखा होगा, तिरपाल वगैरह, तो वो सारी चीज़ें पॉलिएस्टर की बनी होती हैं, ठीक है? और बाकी इसमें क्या होता है? टेफ्लॉन, टेफ्लॉन के क्या होते हैं? तो टेफ्लॉन के तो बर्तन होते हैं, जो काली परत चढ़ा दी जाती है, वो टेफ्लॉन के बर्तन हो जाएँगे। बाकी हमारे पास में टेप होता है इसका, है ना? टेप होता है और सील वगैरह जो करने के लिए होता है वो टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है। बाकी है ना, बर्तन आप याद रखिए, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी। और पॉलिएस्टर में आप कपड़े याद रखिए, बोतल और त्रिपाल याद रखिए, ठीक है? ओके, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलो, यहाँ पे पूछा है आपसे पास में रसोई के बर्तनों पर ना चिपकने वाली कोटिंग किसकी होती है? तो रसोई के जो बर्तन होते हैं, बर्तन मैंने बताया ना टेफ्लॉन के बनाए जाते हैं, टेफ्लॉन के बनाए जाते हैं, ठीक है? बाकी आगे बढ़ते हैं। ग्रेफ़ाइट क्या होती है? पेंसिल में यूज़ होती है ग्रेफ़ाइट, ठीक है? ओके, चलो। जूल किसका मात्रक हो जाएगा हमारे पास में? तो जूल किसका मात्रक हो जाएगा? जूल जो हो जाता है हमारे पास में कार का मात्रक हो जाता है। ओके, आगे बढ़े, चलो। पृथ्वी के पलायन वेग, भाई थोड़ा-सा सुन लेते हैं यहाँ पर। देखो, हमारे पास में ये प्यारी सी हमारे पास में पृथ्वी हो जाएगी, यस या नो? हाँ भाई, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, जितने ज़्यादा हम ऊपर जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा तो कम होता रहता होगा ना? कुछ ना कुछ जी कम होता चला जाता है, जी कम हो जाता है, तो ऐसी स्थान भी हो आ जाएगा मेरे पास में पृथ्वी का। पृथ्वी के वायुमंडल में ऐसा भी स्थान आ जाएगा जहाँ गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाता होगा? ज़ीरो हो जाता होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर अगर हमने किसी वस्तु को फेंक दी, यहाँ तक पहुँच गई, तो इसका मतलब हमारे पास में पृथ्वी उस वस्तु को अपने पास में खींच नहीं पाएगी, है ना? तो खींच नहीं पाएगी, तो बस वही पूछ रहा है पलायन वेग क्या होता है? तो इस रफ्तार से किसी इंसान को यहाँ से फेंका जाए, है ना? या पत्थर को फेंका जाए ताकि वो गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए, है ना? वहाँ तक पहुँच जाए और पृथ्वी के सैटेलाइट जो पृथ्वी होती है उसी के साथ में ये भी घूमना स्टार्ट कर दे, क्योंकि वायुमंडल में तो आ नहीं पाएगी और ऊपर कोई बल है नहीं कि जो उसको वहाँ पर खींच ले, तो क्या होगा? वो पृथ्वी के साथ में ही चक्कर लगाना स्टार्ट कर दे। तो यही जो वेग होता है उसी को हम लोग पलायन वेग बोलते हैं। तो भाई कितने वेग से फेंका जाना चाहिए? तो वो फेंका जाना चाहिए मेरे पास में 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंको, है ना? इतनी ऊँचे से अगर आप फेंक देते हो अपने फ्रेंड को, तो वो जाकर के पृथ्वी के साथ में घूमने लगेगा, ठीक है? फेंक पाओगे? ट्राई करना, ठीक है? चलो,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। भाई मैं बता चुकी हूँ, मेरा गला दर्द करने लगा है ना, कि भाई तरंगदैर्ध्य किसकी ज़्यादा होती है। तरंगदैर्ध्य पहले बताओ मुझे, किसकी ज़्यादा किसकी कम। भाई ज़्यादा किसकी, लाल रंग की। भाई ज़्यादा किसकी, लाल रंग की। कम किसकी, बैंगनी रंग की। अब भाई बैंगनी रंग की कम है तो भाई वो बिखर जाएगा, बिखर जाएगा। लाल रंग की ज़्यादा, ज़्यादा मतलब शक्तिशाली, ज़्यादा इसका मतलब भाई उसका प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे कम। तो प्रकीर्णन सबसे कम है ना, और इसका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा हमारे पास में, सबसे ज़्यादा होगा। आपसे यही चीज़ पूछ रहा है, चलो बता दो फटाक से। तो प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, बैंगनी रंग का हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। भाई आदर्श अमीटर है, कुछ भी है, शून्य होना चाहिए प्रतिरोध, तभी बात बनेगी। ठीक है नेक्स्ट। हाँ बाकी मैंने आपको अभी भी बता दिया था ना कि अमीटर हो या फिर है ना, अमीटर को किस में लगाते हैं, चलिए जल्दी से बता दीजिए। और ओल्ड मीटर को किस में लगाते हैं, है ना, ओल्ड मीटर को किस में। तो अमीटर को भैया हम लगाते हैं श्रेणी क्रम में, और ओल्ड मीटर को लगाते हैं समांतर क्रम में। याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा। पूछा जाता है एग्जाम में, गलत किया ना तो फिर याद कर लेना मुझे, है ना, गलत नहीं होना चाहिए प्लीज़। इतनी मेहनत तभी तो काम आएगी ना यार, जब वहाँ पे गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, मार्क्स बढ़ेंगे तो भाई सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा तो भाई खुशी आएंगी, है ना, तो मुझे भी खुशी मिलेगी। यस या नो, ठीक है चलो। इसमें लिखा है निकट दृष्टि दोष। यार तो हमारे पास में दो प्रकार के दोष होते हैं, एक तो होता है निकट वाला, है ना, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता होगा, काफ़ी लोगों को पता है। निकट हो जाएगा, फिर दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। निकट दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, है ना। तो इसके निवारण के लिए क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है भाई, इसमें निकट का दिखता है, निकट दृष्टि दोष है तो निकट का हमारे पास में दिखता है, दूर का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता, है ना, दूर का नहीं दिखता। और इसमें क्या हो जाएगा भाई, दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, दूर से आई प्रकाश की किरण, इस वाले केसेस में क्या है, निकट दृष्टि दोष, दूर से आई प्रकाश की किरण पहले ही मिल जाता है, पहले ही मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दूर से प्रकाश की किरण आ रही, मानो नेत्र पे पड़ती है, अब पहले ही मिल जाती है, तो भाई इसको रेटिना तक पहुंचाने के लिए इसको फैलाने वाला लेंस चाहिए। फैलाने वाला लेंस कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। और इसमें फिर क्या हो जाएगा, इसमें उत्तल लेंस हो जाएगा। तो आप इस तरीके से याद रखिए, बाकी आपको जैसे याद हो वैसे तरीके से याद रखिए। मैंने तो भाई ऐसे याद कर लिया है ना, तो ये अवतल लेंस हो जाएगा, बाकी ये उत्तल लेंस हो जाएगा। बाकी अवतल और उत्तल के बारे में, फैलाने वाला सिस्टम क्या मैंने बताया, तो देखो भाई ये अवतल लेंस हो जाता है हमारे पास में, और ये हो जाता है उत्तल लेंस, है ना। ये किरणों को क्या करता है, इस तरीके से फैलाता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पसारी यानी अपसारी। रुक जाओ थोड़ा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में अपसारी हो जाएगा, चल नहीं रहा है क्या, अपसारी हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, अभिसारी हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा, यानी किरणों को इकट्ठा कर देता है, इकट्ठा कर देता है। ये पसारी, पसार देता है ना। दूर से आने वाली प्रकाश की किरण क्या हो जाती, पहले मिल जाती, पहले मिल जाती, तो इसको फैलाना है, तो फैलाना तो कौन सा लेंस, अपसारी वाला, अपसारी कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। बाकी इसमें अपोजिट है ना, तो याद कर लीजिए अपने हिसाब से। बाकी 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 लेंस में क्या होता है भाई, लेंस और दर्पण में थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। जैसे अगर हम दर्पण की बात करते हैं, देखो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है आपको, है ना। दर्पण की बात करते हैं, उधर क्या होता है हमारे पास में, लेंस होते हैं, इधर लेंस हो जाता है, इधर दर्पण हो जाता है हमारे पास में। इधर क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में उत्तल दर्पण हो जाएगा, या उत्तल लेंस हो जाएगा। चलो चलो चलो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि अवतल जो लेंस होता है, लेंस तो हमारे पास में इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है, इसका मतलब हो जाएगा अभिसारी, है ना। अभिसारी होता है, नहीं नहीं सॉरी, अपसारी होता है, यानी कि ये पसार देता है किरणों को। तो बचा ये कौन सा हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा, है ना। लेकिन दर्पण में क्या होता है, इसका अपोजिट, यानी कि ये अभिसारी हो जाता है हमारे पास में, और ये पसारी हो जाता है। तो पसारी का मतलब हो जाएगा अपसारी, अपसारी, है ना, अपसारी हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा, किरण पड़ी फिर भाग गई, फिर किरण पड़ी हमारे पास में क्या हो जाती है, इस तरीके से भाग गई, तो ये पसारने का काम करता है। ये चीज़ पूछी जाती है, 100% पूछी जाती है, और इसमें हम कहते हैं कि यार 80% बच्चे तो कन्फ्यूज़ होते ही हैं। जो अच्छे बच्चे हैं उन्हीं को याद रहता है, बाकी सब कन्फ्यूज़न के मारे, है ना। आपने पढ़ रखा, 1000 बार पढ़ रखा, 2000 बार, मैटर नहीं करता। आपको अगर एग्ज़ाम में याद नहीं आएगा तो आप सही से टिक नहीं कर पाओगे, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न में ख़त्म कर दोगे। तो मैंने यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए
चलो, यहाँ पर क्या पूछा है, निकट दृष्टि दोष ठीक करने के लिए, तो भाई पहली बात है ना, वही चीज़ है ना, इसमें किसका यूज़ होगा, अवतल लेंस का होगा। कैसे होगा, निकट दृष्टि दोष है भाई, निकट का दिखता है, दूर से आती है किरणें, भाई पहले ही मिल जाती है, इनको फैलाना है तो फैलाना है, तो अपसारी यानी पसारी वाली लेंस का लेना है, तो अपसारी कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, अवतल लेंस हो जाएगा। इस वजह से मैंने इसका यूज़ किया। ठीक है, ठीक है। चलो, अब क्या होता है भाई, देख लेते हैं, है ना। लेंस जो होते हैं हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं, वो तो तुम्हें पता ही है। दर्पण, है ना। दर्पण के यूजेस में अगर बात करें तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं हमारे पास में, उत्तल अवतल। मैंने अभी भी बता दिया, आपके पास में उत्तल वाला हो जाएगा और दूसरा अवतल वाला हो जाएगा। अवतल का यूज कहाँ पे होता है, यूज भी आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। दाढ़ी बनाने में, है ना, दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल का यूज करते हैं। दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल का यूज करते हैं। अगर डॉक्टर कोई जांच करना चाहता है, डॉक्टर कोई जांच करना चाहता है तो अवतल। भाई अवतल क्यों 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 क्यों, क्योंकि ये छोटी सी वस्तु को ना बहुत बड़ा करके दिखा सकता है, बहुत बड़ा करके दिखा सकता है। इस वजह से हम लोग भाई दाढ़ी बना रहे, छोटे छोटे बाल हमें दिखाई दे, इस वजह से क्या होगा, अवतल लेंस का यूज़ करेंगे। डॉक्टर छोटी छोटी चीज़ें, है ना, आपके शरीर के अंदर के कान में देख रहा है, आंख में देख रहा है, तो फिर उस चीज़ को देखने के लिए, छोटी चीज़ को बड़े आकार में देखने के लिए डॉक्टर यूज़ करते हैं इसको, है ना। और बाकी क्या होता है हमारे पास में, गाड़ियों की जो हेडलाइट होती हैं, गाड़ियों की हेडलाइट होती हैं, गाड़ियों की, उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है भाई, हेडलाइट, हेडलाइट का क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण है, दर्पण है, इसका मतलब अभिसारी प्रकृति का, यानी कि किरणों को बटोरने का काम करता है, ताकि एक स्थान पे इसका फोकस जा सके। इस वजह से गाड़ियों की हेडलाइट में भी इसका यूज़ होता है ना। और बाकी अगर हम बात करें उत्तल दर्पण का, तो आप जानते हैं ड्राइवर अपने पास में जिस लेंस का यूज़ करता है, ड्राइवर, वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पर उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। और सड़क सुरक्षा के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सड़क सुरक्षा का मतलब हो जाएगा हमारे पास में जो सड़क पर लाइटें लगती हैं, भाई ये क्या होता है हमारे पास में, अपसारी प्रकृति का होता है। तो अपसारी मतलब प्रकाश पड़ा फिर बिखेर दिया, प्रकाश पड़ा फिर बिखेर दिया, तो अपसारी मतलब ये पसारेगा, फैलाएगा। तो सड़क पर अगर आप लाइट लगाओगे इस तरीके से, तो चारों दिशाओं में प्रकाश जाए। इस वजह से सड़क पे जो लाइटें लगी होती हैं वो कैसी होती हैं, उत्तल दर्पण की बनी हुई होती है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है भाई। इस तरीके से हम यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको मेरी मेहनत अगर अच्छी लग रही हो तो भाई भाई क्या ही करोगे, है ना। लाइक कर देना, और क्या ही करोगे। और बाकी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख कर जाना, लाइक करना या ना करना, भाई आपका फ़ायदा होना चाहिए, है ना, आपका फ़ायदा होना चाहिए। और मेरे कहने से यार जो चीज़ पॉइंट वाइज मैं बता रही हूँ, उन चीज़ों को नोट कर लोगे तो भाई बहुत फ़ायदा होने वाला है, मुझे पता है ये चीज़, ठीक है। अवतल दर्पण आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है, मैंने पहले ही बता दिया था भाई, हीटर की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है ना, टंगस्टन बल्ब में यूज़ होता है। क्लियर। और मैंने ये सारी चीज़ें बता दी थी कि भाई प्रतिरोध जो होते हैं वो तीनों के हाई होते हैं, तीनों के हाई होते हैं। और जो गलनांक होते हैं हमारे पास में, है ना, गलनांक टंगस्टन का भी ज़्यादा होता है, टंगस्टन का। और जो हमारे पास में नाइक्रोम होता है उसका भी ज़्यादा रहेगा। कम किसका होता है, बस कम आपको याद रखना है कि कम फ्यूज तार का होता है, फ्यूज तार का होता है। बाकी सारी चीज़ें याद रहेंगी, याद रहेंगी, याद रहेंगी, है ना, इसका ध्यान रखो। बाकी सब चीज़ें ज़्यादा, यस या नो, यस या नो पूछा जाता है भाई आपसे, इसलिए मुझे बताना पड़ता है आपको, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की गति सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा हमारा, है ना, किस में होती है, बताना भाई। ध्वनि की गति हमारे पास में किस में हो जाएगी, सबसे ज़्यादा ठोस में हो जाती है ना, टन्नदे बोलता है वो। फिर द्रव में हो जाती है हमारे पास में, फिर उसके बाद में किस में हो जाती है, गैस में हो जाती है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। चलो, तो भाई हमारे पास में सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो जाएगी, ठोस में हो जाएगी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठोस मतलब इस्पात यहाँ पर दिया है तो इस्पात आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो, रेफ्रिजरेटर में, है ना, रेफ्रिजरेटर जो होता है, फ्रिज जो होता है, उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है, फ्रीन गैस वास्तव में क्या होती है, तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जो भाई ओजोन गैस, है ना, ओजोन परत होती है ना, ओजोन परत, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है हमारे पास में ये गैस। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, लेंस की क्षमता, है ना, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, हमने पहले ही बता दिया था, डायफुटर। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, डायफुटर को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f किस में होता है बेटा, ये एक बार पूछा गया था, मुझे टेस्ट में मिल चुका है। D इज इक्वल टू 1/f मीटर में हो जाएगा, या फिर D इज इक्वल टू हमारे पास में 100/f क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। यही चीज़ पूछा गई थी इसमें एग्जाम में कि भाई मीटर में होता है या सेंटीमीटर में होता है, तो भाई किस में होता है, मीटर में होता है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। चलो,
पेंडुलम की जो घड़ियाँ होती हैं हमारे पास में गर्मियों में क्यों सुस्त पड़ जाती हैं? तो पेंडुलम की घड़ी हमारे पास में गर्मी में क्यों सुस्त सुस्त पड़ जाती है? क्योंकि देखो टी का फॉर्मूला क्या होता है? टी इज़ इक्वल टू 2 पाई होता है अंडर रूट ऑफ दी एल बाई जी होता है, एल बाई जी होता है ना। तो भाई क्या होता है जब हमारे पास में इसकी लेंथ बढ़ जाती है, गर्मी आ गई तो इसका जो होता है प्रसार हो जाता है, मतलब लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगी। इसी वजह से लगता है कि बहुत धीरे धीरे चल रही, धीरे धीरे चल रही, इसका मतलब वो सुस्त पड़ जाती है। तो क्या हो जाता है, तो पेंडुलम की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, चलो हमारे पास में आ जाएगा ट्रॉफिक सिग्नल्स में लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है। भाई मैंने बताया ना आपको कि इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इस वजह से किया जाता है इसको। ठीक है, चलो बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर वो चिपक क्यों जाते हैं? क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है ना। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, और बाकी हमारे पास में पानी जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा इसका घनत्व कहाँ पर होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। चलो भाई ये आ गया हमारे पास में बहुत ही जानदार मालदार क्वेश्चन। ठीक है ना। लिफ्ट वाली बात भाई क्या आएगी, लिफ्ट वाली बात हमारे पास में या लिफ्ट ऊपर जाएगी या फिर लिफ्ट नीचे आएगी, है ना। दोनों से क्वेश्चन आते हैं और बहुत जान धमाकेदार क्वेश्चन आते हैं, और हम बहुत धमाकेदार गलत भी करके आते हैं, और कुछ नहीं होता, हमें याद भी रहता फिर भी गलत हो जाता है यार। अब तुम खुद फील करो कि हम अगर ऊपर जा रहे हैं तो हमारा वेट क्या लगता है, हमको बहुत भारी लगता है, भारी लगता है ना। हम ऊपर जाते हैं तो भारी लगता है और नीचे आते हैं तो फिर क्या लगता है, हल्का लगता है। क्या मैं इसका रीज़न भी तुम्हें बता दूँ, क्या मैं इसका रीज़न भी तुम्हें बता दूँ, बोलो, है ना। काफ़ी बड़ा हो जाएगा बट चलो बता देते हैं। जब लिफ्ट हमारे पास में नीचे आती है इसका मतलब एम इंटू ए नीचे ही काम कर रहा है, इसका एम जी भी नीचे ही काम कर रहा है ना। बाकी इसकी प्रतिक्रिया ऊपर होती है, प्रतिक्रिया ऊपर होती है। तो देखो यहाँ पर बल हमारे पास में नीचे की ओर ज़्यादा दिख रहे हैं, 2 बल लग रहे हैं, 1 बल ऊपर लग रहा है, इसके लिए क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। बाकी इसके अपोजिट ही हमारे पास में क्या आती है कि ये लिफ्ट हो जाएगी, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब एम इंटू ए वाला फोर्स ऊपर काम कर रहा है, इसका भार एम जी नीचे काम कर रहा है, इसकी प्रतिक्रिया ऊपर आर हो जाएगी। तो फिर इसीलिए आर जो होता है जब ऊपर जाती है तो ऊपर देखो 2 फोर्स लग रहे हैं, तो इसका मान ज़्यादा हो जाता है, इसी वजह से ये भारी हमें प्रतीत होती है ना। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। आप इस तरीके से याद भी रख सकते हो। ठीक है, मैंने इसी तरीके से याद रखा, भाई मुझे हर चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ ही पता है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है और लिफ्ट के हिस्से में स्थित व्यक्ति का अपना भार वास्तव में अधिक महसूस हो रहा है, अधिक महसूस हो रहा है, इसका मतलब ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब ऊपर की ओर भार ज़्यादा है, इसका मतलब लिफ्ट कहाँ जा रही है भाई, ऊपर की ओर जा रही है। लिफ्ट कहाँ जा रही है, त्वरण के साथ में ऊपर की ओर जा रही है। क्लियर, चलो नेक्स्ट आएगा यहाँ पर कि हमारे पास में सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है। भाई यहाँ पर ऊर्जा के रूपांतरण की अगर मैं बात करूँ कि कौन किसको रूपांतरण करता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मैंने चार्ट इंक्लूड किया नहीं किया, किया तो है भाई, तो चार्ट से ही बता देते हैं ना, लिखना नहीं पड़ेगा और ना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो चलिए आइए चार्ट में बता देती हूँ मैं। ये देखिए मैं टोपू वोपू लगा के लेकर आई हूँ इसको, दिख रहा होगा, आई होप आपको दिख रहा होगा ना, दिख रहा होगा। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो सोलर सेल हो जाती है हमारे पास में, सोलर सेल है ना, वो क्या करता है भाई, सोलर है, सूर्य के प्रकाश, तो सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करती है। आपके वहाँ सोलर पैनल लगे होंगे, है ना, तो वो सूर्य से चार्ज होते हैं, फिर क्या देते हैं, करंट देते हैं, इसका मतलब सूर्य सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। फिर लिखा हुआ है डायनमो, डायनमो क्या करता है, डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनमो खुद घूमता है ना, ना, फिर मतलब यंत्र यंत्र को चलाता है, फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फिर मोटर क्या करती है, मोटर क्या होती है, मोटर भाई बिजली से चलती है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करती है। मोमबत्ती क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा, उसमें जो रसायन होते हैं, जो केमिकल्स भरे होते हैं जिससे वो बनी होती है, वो खुद जलती है, फिर उसके बाद में क्या देती है, प्रकाश देती है, तो प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। बाकी जो लाउड स्पीकर होते हैं हमारे पास में, लाउड स्पीकर क्या होते हैं, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। लाउड स्पीकर खुद ध्वनि खाते हैं, फिर उसके बाद में विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और इंजन या कार रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। चलो तो यहाँ पर आपसे यही पूछा है कि सोलर सेल जो होती है वो सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरण करती है, तो सौर ऊर्जा को क्या हो जाएगी, सोलर सेल भाई सौर ऊर्जा को किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। क्लियर, क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आप याद रखोगे इस चीज़ को, और बाकी इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमने बोला है
कि भाई ट्रांसफ़र, अच्छा चलो चलो चलो, पहले मैं आपको बता देती हूँ भाई, कुछ मशीनें हमने सुनी हैं। एक आपने नाम सुना होगा अपने घर में, रेक्टिफ़ायर। रेक्टिफ़ायर नाम सुना है, नहीं सुना? रेक्टिफ़ायर, है ना? रेक्टिफ़ायर का नाम सुना होगा, रेक्टिफ़ायर हो जाएगा। इन्वर्टर का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, सबके घर में लगा भी होगा, है ना? कुछ लोगों के घर में तो लगा ही होगा। इन्वर्टर हो जाएगा हमारे पास में, और कन्वर्टर हो जाएगा। कन्वर्टर, इन्वर्टर ये सब नाम सुने होंगे, लेकिन आप मुझे बता सकते हो ये सब काम क्या करते हैं? चलो बताओ जल्दी से, ये सब काम क्या करते हैं? इन्वर्टर क्या करता है, रेक्टिफ़ायर क्या करता है, कन्वर्टर क्या करता है? भाई साहब बताओ मुझे। भाई मेरे घर में लगा है इन्वर्टर, आपके घर में भी लगा होगा मेरे हिसाब से। भाई वो बिजली से चलता है, मतलब डायरेक्ट करंट को इनडायरेक्ट करंट में बदलता है ना? ये हाँ, तो ये क्या हमारे पास में डीसी जो होता है, हमारे पास में एसी, या बोल सकते हैं इनडायरेक्ट करंट, है ना? डायरेक्ट करंट किसमें कन्वर्ट करता है? एसी में। भैया वो बिजली से चलता है ना, मेरे घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ है बिजली से चार्ज होता है बोलते हैं उसको। और फिर उसके बाद में हम बैटरी वाली चीज़ें चलाते हैं, बैटरी वाला पंखा चलाते हैं मुझसे, है ना? तुम भी चलाते होगे। तो इसका मतलब क्या होता है, वो इन्वर्टर क्या करता है, डायरेक्ट करंट को है ना, इनडायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। कन्वर्टर क्या करता है, कन्वर्टर हमारे पास में डीसी को एसी में और एसी को डीसी में, यानी कि ये तो दोनों काम कर लेता है, दोनों काम कर लेता है, दोनों काम कर लेता है। लेकिन बचा हुआ कौन है भाई? एसी को। इसका मतलब ये क्या करता है, एसी करंट को, यानी कि बैटरी वाली करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। तो भाई ये तीनों प्रकार के कन्वर्टर होते हैं जो बिजली को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। आप बिल्कुल ध्यान रखोगे, ध्यान रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हमसे ये बताया गया कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है। भाई ट्रांसफार्मर क्या आता है? ट्रांसफार्मर, अच्छा ट्रांसफार्मर का उपयोग तो हम लोग वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए लगाते हैं। आपके गांव में लगा होगा ट्रांसफार्मर, है ना? वो क्या करता है, वोल्टता, है ना? वोल्टता जो आती है हमारे पास में, उसको क्या करता है, ये कम ज़्यादा करने के लिए लगाया जाता है। तो वो ट्रांसफार्मर तो उसका काम हो जाएगा। बाकी आपको मैंने बता दिया है रेक्टिफायर, है ना, और इन्वर्टर और कन्वर्टर, है ना? चलो इसका रिविज़न आप लोग करना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास में, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होता है? अच्छा हवा में गिरा रहे हैं, कहाँ देखो भाई, एक तो होता है आपने हवा में गिराया, एक होता है आपने निर्वात में गिराया, मतलब वहाँ हवा हवा नहीं है बिल्कुल, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो भाई चाहे लकड़ी का गिराओ, चाहे आप है ना कांच का गिराओ, चाहे छोटा सा गोला गिराओ, चाहे बड़ा सा हाथी जैसा गिराओ, सब सारे के सारे सेम टाइम में धरती पर आएंगे, है ना? सेम टाइम में धरती पर आएंगे अगर आपने सेम हाइट से गिराया है। लेकिन अब इसमें क्या हो रही है भाई, इसमें हवा चल रही, तो लोहे के कण हो जाएंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा, लोहे और लकड़ी, लकड़ी का हो जाएगा। लकड़ी का क्या होगा भाई, हल्का होगा, थोड़ा सा हल्का होगा, तो इधर उधर चल भाग जाएगा, है ना? इधर उधर चला जाएगा आपके पास में। तो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर तो लकड़ी वाला क्या होगा, हमारे पास में हल्का होने के कारण क्या होगा, हवा में थोड़ा इधर उधर चला जाएगा। इस वजह से लोहे का सीधे सीधे आएगा, तो लोहे का क्या हो जाएगा, पहले पहुंचेगा। यही पूछ रहा है कि आपका पहले कौन सा पूछेगा। तो लोहे का जो कण होगा वो हमारे पास में धरती पर क्या होगा, कुछ समय बाद दोनों में हो जाएंगे। नहीं लकड़ी की गेंद नहीं, इसमें हो जाएगा लोहे की गेंद जो होगी वो पहले गिरेगी, ठीक है। बस यही कारण इसका हो जाएगा। बाकी अगर हवा नहीं चल रही होती तो दोनों समान समय में ही आते। मानव आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? भाई कुछ पॉइंट मानव आँख के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हमारे पास में कॉर्निया हो जाएगी, जैसे कॉर्निया हो जाएगी, आपसे पूछा ही जाता है कॉर्निया क्या करती है, आइरिस में क्या काम होता है, आइरिस आपसे पूछा जाता है ना? फिर उसके बाद में आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है पुतली का काम क्या होता है, तो पुतली आपसे पूछा जाता है। और दूसरा हमारे पास में क्या होता है, रेटिना पूछा जाता है, तो रेटिना हो जाएगा। भाई प्रकाश का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। प्रतिबिंब हमारे पास में बनता कहाँ पे है, तो वो रेटिना पर हो जाएगा, रेटिना पर हो जाएगा। बल्कि जो हमारे पास में प्रकाश प्रवेश कहाँ कैसे करता है, तो प्रकाश जो हो जाएगा वो प्रवेश, है ना, प्रवेश हमारे पास में कहाँ पे करता है, तो प्रवेश जो हो जाएगा वो कार्निया से हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है आइरिस क्या होता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो पुतली के आकार को, है ना, कम ज़्यादा करने वाला जो होता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करने के लिए जो होता है वो हमारे पास में आइरिस होता है। बल्कि जो पुतली होती है वो क्या होता है, तो बेटा ये जो काला काला छिद्र होता है ना इसके अंदर, है ना, वही क्या होता है, हमारे पास में पुतली होती है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आपसे पूछा जाता है, तो इसको हम रखेंगे ध्यान, है ना। बाकी आपसे पूछा है मानो किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो भाई वो क्या हो जाएगा, रेटिना हो जाएगा। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। आगे बढ़े, चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडल दाब से कैसा होता है। भाई साबुन के अंदर का जो दाब होता है हमारे पास में, वो वायुमंडलीय दाब से क्या होगा, ज़्यादा होता है। जब तक इसके अंदर दाब ज़्यादा रहता है तब तक ये फूटने नहीं पाता, बस और ऐसे फिर फूट जाएगा, है ना, कम होते ही फूट जाएगा,
ठीक है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं तो फिर दाब क्या हो जाता है, दाब हमारे पास में कम हो जाता है, दाब हमारे पास में कम हो जाता है, कम हो जाता है। इसी वजह से हमारे नाक से क्या आ जाता है, हमारे नाक से खून आ जाता है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, नाक से खून आ जाता है, वहाँ पर नाक से खून आ जाएगा और वहाँ पर खाना क्या होता है, खाना क्या होता है हमारे पास में, खाना भाई दाब कम हो जाएगा, इसलिए टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, उसका क्वथनांक ये ज़्यादा, खाना जल्दी नहीं पकता है ना, जल्दी नहीं पकता, ये चीज़ ध्यान भी रखेंगे। बाकी आगे चलते हैं, ठीक है। चलो, नीचे हो जाएगा हर्ट्ज किसके बराबर होता है, हर्ट्ज हमारे पास में क्या हो जाएगा, किसके बराबर होता है, एक कंपन गति के बराबर होता है, बल्कि ये मात्रक किसका होता है हमारे पास में, आवृत्ति का ये मात्रक हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। बाकी आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, जल्दी जल्दी भी करना है थोड़ा सा, है ना, बहुत देर हो गई है, आप देख रहे हो यहाँ पर क्या पूछा है आपसे कि जो मृत दशा हो जाएगी, रुको रुको बेटा, जो मृत दशा हो जाएगी ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, भाई ये उसी का एग्जाम्पल हो जाएगा जिसका एग्जाम्पल हमारे पास में मरीचिका, आपको मैंने पढ़ा कर आए हैं आगे, है ना, हमने पढ़ाया आपको मरीचिका, हमने पढ़ाया आपको हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, आपको हमने पढ़ाया, है ना, हीरे का चमकना हो जाएगा। आपको हमने पढ़ाया जो खिड़की में दरार पड़ जाती है ना, उसका चमकना हो जाएगा। तो ये सब किसके कारण होते थे, उसी के कारण ये भी होता है। तो बताओ किसके कारण होता था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता था, इस वजह से, है ना, ये घटना इसकी हो जाएगी। बाकी याद ही होगा, है ना। चलो, मेरे हिसाब से याद हो रहा होगा भाई, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो मैं क्या ही करूँ बताओ, है ना। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व क्या हो जाता है, भाई दूध से क्रीम अगर हम निकाल लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है, इसका घनत्व बढ़ जाता है ना। इसका घनत्व क्या हो जाता है हमारे पास में, दूध से क्रीम निकालने पर इसका घनत्व क्या हो जाता है हमारे पास में, बढ़ जाता है। अब तुम सोचोगे यार ये बढ़ कैसे जाता है ना, थोड़ा सा वो जम जाता है, आपने देखा होगा ना, तो उसका घनत्व क्या हो जाता है हमारे पास में, बढ़ जाता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में, परम शून्य ताप का मान कितना होता है, परम शून्य ताप हमारे पास में जो होता है उसका मान कितना होता है, तो 273 हमारे पास में डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 273 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास में जो होता है वो परम शून्य ताप कहलाता है, ठीक है। और बाकी हमने अभी भी आपको बताया था, चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि भाई सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और फॉरेनहाइट पर 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के हमारे पास में कितना होता है, 212 होता है ना, 212 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये भी याद रखेंगे। सॉरी, 211 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, ये फॉरेनहाइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में 273 डिग्री केल्विन होता है, यहाँ पर 373 डिग्री केल्विन होता है। इसमें 100 बराबर भाग होते हैं, इसमें 180 बराबर भाग होते हैं, इसमें 100 बराबर भाग होते हैं। याद रहेगा, बोलो, याद रहेगा। चलो, फिर से रिवीजन मैंने कराया ना, बाकी ज़्यादा यार बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार चीज़ों को इंक्लूड करने से वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, और पता चले है ना आपको आती हो तो फिर आप बोर भी हो जाओगे, तो वो चीज़ मुझे नहीं करनी है। इंद्रधनुष में सबसे, बाकी मैं 2 से 3 बार तो रिपीट कर ही लूँगी चीज़ों को, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर की ओर कौन सा रंग होगा, भाई सबसे ऊपर की ओर वही रंग होगा जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी, तो वो लाल रंग हमारे पास में हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। चलो, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, विद्युत परपथ में फ्यूज तार को हमेशा के साथ जोड़ा जाता है, तो फ्यूज तार को हमारे पास में भाई जीवित तार के साथ में जोड़ोगे, जीवित तार मतलब जो जहाँ पे करंट चल रही है, अगर उसमें नहीं जोड़ोगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर वो गलेगा कैसे, वो गिरेगा कैसे, है ना। तो फिर गलना है, इसलिए इसका गलनांक क्या होता है हमारे पास में, कम होता है। बाकी रेजिस्टेंस क्या होते हैं भैया, सबके ज़्यादा होते हैं। 3 लोगों के पढ़े, तीनों लोगों के, कौन कौन से पढ़े थे हमने, एक तो फ्यूज तार पढ़ा, दूसरा नाइक्रोम पढ़ा, तीसरा ट्रांजिस्टर पढ़ा। नाइक्रोम वही हीटर वाला, ट्रांजिस्टर वही बल्ब वाला, ठीक है, ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। चलो, ध्वनि तरंगे हमारे पास में किस प्रकार की तरंग होती है, तो ध्वनि तरंगे हमारे पास में भाई भाई भाई, है ना, हमने पढ़ा था प्रस्थ, प्रस्थ का मतलब प्रा आया, प्रा आया मतलब प्रकाश आया, प्रगा मतलब प्रकाश, जिसमें प्रकाश उसमें ध्वनि नहीं, तो ध्वनि हमारे पास में कहाँ पे आ जाएगी, ध्वनि तरंग इसमें आ जाएगी। तो ध्वनि तरंग में कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ मतलब प्रकाश है, तो प्रकाश की तरंग कैसे चलती है बेटा, इस तरीके से चलती है, इसलिए इसमें क्या बनते हैं, स्रव और गर्त बनते हैं ना। और इसमें ये वाली क्या तरंग कैसे होती है, तो ऐसे 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 चलती है, ठीक है, ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। चलो, घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, तो घड़ी के स्प्रिंग में हमारे पास में क्या हो जाएगी बेटा, घड़ी के स्प्रिंग में हमारे पास में स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो संचित होती है ना। यस या नो, यस या नो, यस, स्थितिज ऊर्जा ही संचित होती है जी, यही आंसर आ जाएगा इसका, है ना। तो स्थितिज ऊर्जा आपके पास में राइट ऑप्शन हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर अच्छा बात करूँ कि स्थितिज ऊर्जा कहाँ कहाँ होता है, जैसे हमारे पास में रुका हुआ पानी हो जाएगा, रुका हुआ पानी हो जाएगा,
रुका हुआ पानी, जो चीज़ें रुकी हैं, मेन बात यही है, जो चीज़ें रुकी हैं, जो चीज़ों में गति नहीं है, अगर गति हो जाएगी तो उसमें गति ऊर्जा आ जाएगी, अगर उसमें गति आ जाएगी तो गति ऊर्जा आ जाएगी, बाकी जो चीज़ें रुकी हुई है उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। जैसे बैठी हुई चिड़िया हो जाएगी, उसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, है ना। बांध पर पानी इकट्ठा, उसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, बाकी उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जैसे हमारे पास में स्थितिज ऊर्जा होती है ना, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, रुक जाओ थोड़ा सा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, इसको और प्लस का गतिज ऊर्जा हो जाएगी। इसके सम को ही हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। तो किसी भी वस्तु को अगर हमारे पास में ऊपर से नीचे डाला जाता है ना, तो इसकी यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये चीज़ पढ़ाया गया था हमें, फिर है ना, बचपन में पढ़ा होगा। एक चीज़ और हमने पढ़ी कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है और जो हमारे पास में गतिज ऊर्जा होती है और जो हमारे पास में दाब वाली चीज़ होती है ना, दाब वाली चीज़ होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम लोग दाब ऊर्जा बोलते हैं, जिसको हम लोग दाब ऊर्जा बोलते हैं। इन तीनों का जो सम होता है वो भी कांस्टेंट रहता है। कोई ऐसी क्वेश्चन आपने पढ़ी हमेशा? हाँ जी, वो कौन सी होती है, बर्नौली की थ्योरम होती है। तो वो कौन सी हो जाएगी, बर्नौली की थ्योरम होती है। ये भी बर्नौली की थ्योरम में ये चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, बाकी हमारे पास में जो यांत्रिक वाला चीज़ आपने पढ़ा था उसमें स्थित गतिज ऊर्जा कांस्टेंट रहती है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलो, है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 इसमें लिखा है, पहाड़ों पर हमारे पास में जो खाना होता है वो क्या होता है भाई, देरी से बनता है ना, देरी से बनता है। क्यों बनता है देरी से, देरी से क्यों बनता है, मैंने ये चीज़ आपको बता भी दी है आगे। भाई पहाड़ों पर क्या हो जाता है, पहाड़ों पर हमारे पास में दाब हो जाता है कम, दाब हो जाता है कम। अगर दाब कम होगा तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, PB = NRT, है ना, NRT पढ़ा होगा। तो अगर प्रेशर हमारे पास में कम हो जाता है, इसका मतलब इधर टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, है ना। टेम्परेचर कम हो जाता है, इसी वजह से क्या होता है, क्वथनांक घट जाने की वजह से क्या होता है, खाना जल्दी नहीं पकता है। ठीक है, ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा, आगे बढ़ेंगे। चलो, इसमें क्या लिखा हुआ है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, हमारे पास में रेडियो धर्मिता। देखो, रेडियो धर्मिता की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं भाई। रेडियो धर्मिता की खोज हमारे पास में किसने की थी, और मैडम क्यूरी ने किसकी की थी, है ना। तो देखो, तो इसकी रेडियो धर्मिता की खोज हमारे पास में हेनरी बैकलर ने की थी, और मैडम क्यूरी ने किसी की थी, रेडियो एक्टिव पदार्थ की थी। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है हमारे पास में। तो रेडियो एक्टिव, देखो मैडम क्यूरी है ना, थोड़ी सी एक्टिव होंगी भाई, एक्टिव होंगी कि नहीं होंगी। तो एक्टिव वाले पदार्थ की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी। बाकी हेनरी बैकलर ने रेडियो धर्मिता की खोज की।